न कहते हुए सीधे जो है कि अनूप सर, ये शुद्ध रूप से छात्रों का आयोजन है और इसमें हम छात्रों को ही जी जी सिखाने से लेकर के सब कुछ, वो ठीक वैसे ही जैसे चंपारण में गांधी जी जेबी कृपलानी को सब्जी काटना भी सिखा दिए। तो खुशी, पहले आप अनूप सर का परिचय देंगी और अनूप सर अपनी बात कहेंगे और उसके बाद से फिर दुबे सर का परिचय होगा और फिर दुबे सर अपनी बात कहेंगे। गौतम जी बस समय बता दीजिएगा कितने में लिंक करना है। जी, वही 20 मिनट 25 मिनट जो भी, और उसके बाद से बच्चों के कुछ सवाल होंगे। ठीक ठीक एकदम ठीक वैसे ही जैसे कि बच्चों की जो जरूरतें हैं, एक पत्रकारिता की छात्रों की जो जरूरतें हैं पत्रकारिता में, वो इकोनॉमिक विषय पे, आर्थिक विषयों पे कैसे लिखें, इन सब चीजों पे। तो खुशी। नमस्कार, मैं खुशी आज आप सबका इस पाठशाला में स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अनु कुमार मिश्रा जी बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनके पास साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में, सभी लोग म्यूट कर दें। आकाश। डॉक्टर अनूप कुमार मिश्रा जी बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनको 20 साल का शिक्षण का अनुभव है। इसके उपरांत इनकी 10 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और ये इंडियन इकोनॉमिक जर्नल के एसोसिएट और एडिटर भी हैं एवं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन के संस्थापक और कोषाध्यक्ष भी हैं। सर, अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद खुशी जी। और बड़े हर्ष का विषय है कि कल डॉक्टर सुभाष गौतम जी का जो पता लग गया, तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और हमारे बनारस के या पूरे आप मानिए कि उत्तर प्रदेश या भारत के भी एक प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट है जीडी दुबे सर, तो हमारे वो भी भाई हैं, और उन दोनों के साझा सहयोग से मैं आप तक पहुंचने में सफल रहा। तो सबसे पहले उन दोनों को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ जो आयोजक मंडल में हमारे आतिश जी, आलोक, ऋषभ अवस्थी, अनिकेत कुमार, चिराग, खुशी जो बोल रही हैं, देवांशी वर्मा, इन सबको मेरा बहुत बहुत स्नेहाशीष है और शुभकामनाएं हैं। और मेरा परिचय खुशी ने कराया कि अर्थशास्त्र का अध्यापक हूं और विषय आज बजट का है। तो शायद बच्चों में ये जिज्ञासा होगी कि अर्थशास्त्र से संबंधित कोई कठिन और क्रिटिकल बात को आपके शिक्षक बोलेंगे, लेकिन मुझे डॉक्टर सुभाष गौतम जो इस पूरे आयोजक के संरक्षक हैं, उनका जब निमंत्रण आया तो मैंने आप लोगों का वो बैनर देखा, उसमें गांधी की पाठशाला शब्द ने मुझे बड़ा मोहित किया और सचमुच मैं प्रेरित भी हुआ, उत्साहित भी। गांधी की पाठशाला में एक शिक्षक के रूप में आना, बजट के बारे में बोलना, तो हम पत्रकारिता के छात्रों से कहेंगे कि उसकी दृष्टि भी वही होनी चाहिए। इसलिए मैं उस रूप में ही बोलूंगा, क्योंकि एक अर्थशास्त्री क्रिटिकल अर्थ जो कि विकास के परिधि में बोलता है, वो थोड़ा उबाऊ भी होता है, वो थोड़ा तथ्य से लपेटे हुए ऐसा सच्चाई होता है जिसका लाभ किसी को नहीं मिल सकता है। मैं उस रोल को अलग हटा दूंगा। इसलिए मैं एक बार पुनः सबका स्वागत करता हूं, सारे बच्चों का स्वागत करता हूं। और गांधी की पाठशाला में हम इस वर्ष 2021 बजट को किस प्रकार से समीक्षित करें। मैं बनारस से हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे सुभाष गौतम जी जुड़े हुए हैं, दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के इस पवित्र मंदिर का अगर कोई भी मानस पुत्र होगा ना, तो उसके मन में अपने बच्चों के लिए शुरुआती दौर में सिर्फ एक ट्रायो मंत्र देना बहुत जरूरी होता है, कहीं भी हो। क्योंकि कल्पना करो कि 104 वर्ष पूर्व जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी,
उस वक्त सबको मालूम है, पत्रकारिता के छात्रों को अच्छे से मालूम है, शोध भी आप कीजिए कि उस समय जो ब्रिटिश राज था, उस ब्रिटिश राज में का सबसे खराब पहलू क्या था? यही था कि हमारा आर्थिक शोषण हो। हम गुलाम तो थे, लेकिन गुलामी के साथ साथ हमारा आर्थिक शोषण हो रहा था, माने हमारे रिसोर्सेस का दोहन हो रहा था। और किसके लिए? भारत के कल्याण के लिए नहीं हो रहा था, मैनचेस्टर के कल्याण के लिए हो रहा था, उनके देश के कल्याण के लिए होता। ये जो पीड़ा थी, ये पंडित मदन मोहन मालवीय के अंदर की पीड़ा थी, और उन्होंने उस ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए शिक्षा को अस्त्र चुना था, जो हम और आप जिससे जुड़े हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों। और उस शिक्षा के अस्त्र में उनका जो मूल मंत्र था कि उस ब्रिटिश राज से लड़ना है, उन्हीं के तरीके से लड़ना होगा। आंदोलन अलग है, गांधी अलग थे, तो गांधी और मालवीय का जो एकजुटता थी, जो एक साझा विरासत हम लोग देखते हैं, उसमें यही था कि गांधी ने सत्य और अहिंसा का जो रास्ता चुना, उस सत्य और अहिंसा के रास्ते में पंडित मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा को जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था, विद्यार्थियों में हम 3 सूत्र देंगे, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी और इंडस्ट्री। और यही तीनों वास्तविक अर्थशास्त्र है प्यारे विद्यार्थियों, जो पंडित मदन मोहन मालवीय की दृष्टि में, यानी चरित्र, अस्मिता, अपना स्वाभिमान और उद्यमिता, ये तीनों चीजों का अगर प्रवेश हो जाएगा तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो बच्चे निकलेंगे, या टोकन में कह रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे वैसे ही हैं, क्योंकि वो तो एक आंदोलन था उस समय, वो सारे भारत के बच्चे जो निकलेंगे वो इनोवेटिव निकलेंगे, ज्ञानी निकलेंगे, अपने पैरों पर खड़े होने वाला निकलेंगे, और तब वो अपने देश की योजनाओं में काम करने वाला निकलेंगे, और विदेशियों को, अंग्रेजों को उसी की भाषा में जवाब देंगे। तो मैं ऐसे काशी की धरती से जो बोल रहा हूं, तो बजट की समीक्षा करने से पहले विद्यार्थियों, क्योंकि आप सब विद्यार्थी हैं, हम सब भी विद्यार्थी हैं, ये 2 वे लर्निंग का प्रोसेस है। हम अध्यापक हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सर्वज्ञ हैं, नहीं, हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं। दोनों मिलके जब एक ज्ञान का उत्सर्जन करते हैं तो सही मायने में नीतियां बनती हैं। तो ये बजट चूंकि आज हमको बोलना है और गांधी की पाठशाला में बोलना है, तो हम गांधी को भी टच करेंगे, बजट को भी टच करेंगे, और कुछ आपसे अच्छी बातें शेयर करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। विद्यार्थियों, बजट के पूर्व संध्या पर पत्रकारिता के छात्र इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी बजट प्रस्तुत होता है, हर वर्ष प्रस्तुत होता है, वो एक औपचारिकता का एक खाका है, और इसके लिए पूरा का पूरा उसका पोस्टमार्टम या उसके बारीकियों को बताने के लिए जीडी दुबे जी बैठे हुए हैं। मैं उस पक्ष को बिल्कुल छोड़ दूंगा। एक शिक्षक होने के नाते मैं सिर्फ ये करूंगा कि पत्रकारिता की नजर में बजट को कैसे देखा जाए। तो बजट एक औपचारिकता है जो होना ही है, क्योंकि देश को चलाना है, आय और व्यय के हिसाब को दिखाना है, और इतने बड़े देशवासियों के लिए कैसे क्या क्या सुविधा जुटाया जाए और कैसे कैसे खर्च किया जाए, इस पर बातें करनी है, नहीं तो पूरा हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगी। लेकिन बजट से पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जैसे प्रावधान होता है, हमारे जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे, पत्रकारों को उस सर्वे को जरूर पढ़ना चाहिए, पत्रकारिता के छात्रों को, क्योंकि वो बजट के पूर्व जो सर्वे आता है उसमें सरकार की दिशा और सरकार की दशा समझ में आ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, उस सर्वे में सरकार की नीयत और देश की नियति समझ में आ जाती है। और आप सोचेंगे कि आप सर क्या बोल रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि नियत अच्छी हो लेकिन नियति खराब हो जाए। नियति मतलब भाग्य, जिसको हम इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में तेजी से अर्थव्यवस्था की ओर संचालित कर रहा था अपने आप को, लेकिन अचानक पैंडेमिक आ गया, कोविड आ गया, उसमें किसी का जोड़ नहीं था। तो नियत दुनिया की कुछ भी हो, लेकिन लिखा कुछ और था 2020 में, और परिणति आपके सामने है। तो उस इकोनॉमिक सर्वे को आप देखेंगे तो इस बजट के साया और गांधी की पाठशाला के लिए बहुत खूबसूरत चीज हम आपको बताना चाहते हैं। और मैं पूरा सर्वे नहीं पढ़ूंगा, बजट को थोड़ा बताऊंगा कि प्यारे विद्यार्थियों, उस सर्वे में प्रीफेस से लेके जो 10 चैप्टर है पहला पार्ट का, उसको आप देखिएगा।
उसमें जो स्रोत है, जो दिशा है, वो भारतीय परिवेश में, या यूं कहिए कि हमारे सनातन परिवेश में गांधी को लपेटे हुए है। जिस गांधी की पाठशाला में मैं बोल रहा हूं, उस गांधी को नमन करते हुए, वो गांधी विराट पुरुष, महामानव, संत, योगी, ऐसे गांधी को हम किसी भी रूप में कभी भी भूलने की चेष्टा भी करते हैं तो अपने दिशा से भटक जाते हैं। तो उस सर्वे में जो प्रीफेस में ही जो एक देश का प्रमुख आर्थिक सलाहकार है, युवा आर्थिक सलाहकार, उसने जो श्लोक लिखा है वो हमारे आपके लिए बहुत अनुकरणीय है, पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। उसने शुरू ही किया है, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। वो प्रार्थना करता है उस ज्ञान से, उस प्रभु से, कि हमको वास्तविकता में जीने के लिए ज्ञान प्रदान करो, अंधकार से मुक्त कराओ, यानी जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसी रास्ते पर ले जाने के लिए हमको प्रेरित करो। ये प्रार्थना के साथ इकोनॉमिक सर्वे आता है। यानी इस बजट में आपको रियलिटी को चेक करना है, ट्रांसपेरेंसी को चेक करना है, वास्तविकता को चेक करना है, ये सर्वे में कहा गया था। और दूसरा सर्वे में जब चैप्टर शुरू होता है तो महत्वपूर्ण बात कही गई है उस सर्वे में शुरुआत में। उसमें एक जिसको बोलते हैं कि महाभारत का शांति पर्व का वो चीज लिया गया है, जिसमें लिखा है आपदि प्राण रक्षा ही धर्मस्य प्रथमा अंकुरः। ये सर्वे में लिखा है, यानी महाभारत में ये कहा गया है कि अगर अर्थव्यवस्था हो, दुनिया में सरकारें हों, तो धर्म में क्या कहता है कि सबसे पहले वहां के व्यक्तियों की जान बचाया जाए। आपदि प्राण रक्षा ही धर्मस्य प्रथमा अंकुरः। यानी कोविड काल में सरकार के द्वारा गया कृत्य को आप बजट के साया में देखना होगा, ढूंढना होगा। और तीसरा क्या है? दुबे जी का पोषण। उसको भी उस सर्वे में बड़ी खूबसूरती से कहा, और उसको कहने के लिए कालिदास के स्रोतों को चुना गया। और उसमें कालिदास ने कहा था, प्रजानामेव भूतर्दय साताभ्यो बलिमग्रही सहस्र गुण मुत्सु मादत्ते ही रसम रवि। यानी द स्टेट कलेक्ट्स टैक्स फॉर द ग्रेटर वेलफेयर for its citizen in the same way as the sun evaporates water, only a return in manifold of the form of rain. ये सारी भूमिकाएं मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन भूमिकाओं को आपको बजट में खोजना है। और जब गांधी की पाठशाला में बोलेंगे तो गांधी ने बहुत पहले प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छी बात कही थी दुनिया के लिए, इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। स्वास्थ्य ही असली हमारी पूंजी है, सोना चांदी नहीं है। यानी गांधी के उस बात को इकोनॉमिक सर्वे में लाना और बजट के आंकड़ों में उसको ढूंढना पत्रकारों का काम होना चाहिए। इसलिए उसी में हम लोग ये कह के बजट सर्वे खत्म करते हैं और बजट की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा वैश्विक मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में उस युवा सलाहकार ने लिखा है। और इस युवा ने पैंडेमिक के सारे परिदृश्यों को बताने के बाद जब प्रस्तुत किया था तो हम लोगों को लग गया कि इस बजट में पैंडेमिक की छाया है। सारे विद्यार्थियों, गांधी की पाठशाला अगर बात करेंगे तो गांधी की बात कह के बजट की बात करनी चाहिए। गांधी ने क्या कहा था कि एक सीमा तक भौतिक तालमेल और आराम तो आवश्यक है, किंतु एक सीमा के बाद यह सहायता के बजाय अवरोध बन जाता है। इसीलिए देखिए, इकोनॉमिक्स की बात बोल रहे हैं, इसीलिए असीमित इच्छाओं का सृजन व उन्हें पूरा करने की मानसिकता भ्रम और जाल प्रतीत होता है। बहुत ही सुंदर भाषा में इकोनॉमिक्स को गांधी ने परोस दिया था। यही हम लोग विद्यार्थियों को पढ़ाते थे कि अनलिमिटेड वांट है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, आप इसको बैलेंस करोगे। और बजट को भी बैलेंस करना होता है, इकोनॉमिक्स को भी बैलेंस करना होता है।
इसीलिए गांधी ने उस वक्त चेता दिया था। उनके शब्द में बोल रहा हूं मैं, गांधी के आगे हम लोग क्या हैं, शब्द उनके हैं, भाव हमारे होने चाहिए और सीखना बच्चों को चाहिए। गांधी ने उस वक्त कहा था और चेताया था पूरी दुनिया को। अब पैंडेमिक उसका एग्जाम्पल है। ऐसा समय आएगा जब अपनी जरूरतों को कई गुना बढ़ाने की अंधी दौड़ में लगे लोग अपने किए को देखेंगे और कहेंगे कि हमने ये क्या किया। विद्यार्थियों, पत्रकारों, पत्रकारिता जगत में आगे आने वाले, देश को संभालने वाले हमारे चौथे स्तंभ के हमारे युवाओं, तो इस दृष्टि को तो देखो कि क्या पूरी दुनिया पैंडेमिक के पहले क्या थी और पैंडेमिक के बाद क्या है, और पैंडेमिक के दौरान भारत ने दुनिया को क्या सिखाया। इसीलिए मैं गांधी की पाठशाला में उस परम योगी को नमन करता हूं और उस योगी का गुण सुन लीजिए। शांतो दांता परमपरता शांति युक्त समाधिम कुर्नित्यम कालयति यति स्वस्थ सर्वात् भवम तेना विद्याति मृजनति सांदु दग्धा विप्लाम ब्रह्मा कृत्वा नवसति सुखम निष्क्रियो निर्विकल्पः। कौन योगी होता है, कौन गांधी होता है? गांधी के भाव कहां से आते हैं? जो योगी होता है, जिसके पुरुष के चित्त में शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ सर्वात्म भाव का अनुभव होता है, वही गांधी होता है। ऐसे गांधी के देश में जब बजट प्रस्तुत हो तो पत्रकारों को कम से कम गांधी को जीवित करने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि गांधी कहते थे ट्रुथ इज गॉड, सत्येन धारते पृथ्वीम, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। तो सत्य के सहारे इस बजट को हम लोग खोजें। और अब हम गांधी को याद करते हुए आपको ये कहना चाहते हैं कि गांधी का ही शब्द है आत्मनिर्भर, गांधी का शब्द ही स्वदेशी है। तो क्या इस बजट में जो आत्मनिर्भर शब्द है वो गांधी का स्वदेशी है कि नहीं? और गांधी का ही पर्यावरण रक्षा का सूत्र था जो बहुत ही लोकप्रिय पूरा दुनिया में हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, जब उन्होंने कहा था कि धरती के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, किंतु किसी के लालच के लिए नहीं। गांधी का बहुत ही लोकप्रिय वर्जन है। इसीलिए गांधी का जो स्वदेशी है वो नैतिकता से जुड़ा होता है। गांधी का जो आत्मनिर्भरता है पंडित मदन मोहन मालवीय के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस पूरे के पूरे बजट में आप गांधी के उस भाव को और इकोनॉमिक सर्वे जिसमें कहा गया है कि शताब्दियों में एक बार होने वाला यह बीमारी है, उसी प्रकार क्या हम बजट को कोविड के साये में सफलतापूर्वक देने में सक्षम हो गए हैं कि नहीं, ये खोजना बहुत जरूरी है इस बार के बजट में। इसलिए हम ये देखते हैं कि कोविड के बाद जब हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के साथ साथ हमारी भी अर्थव्यवस्था नीचे रसातल चली गई थी, नेगेटिव चला गया था, उस समय सिर्फ कृषि ने हमको बचाया था 3.4% के पॉजिटिव के साथ। ऐसे में मांग और आपूर्ति दोनों कैसे बढ़े, ये बजट के कंधे पर आ गया। इसीलिए आप देखे होंगे कि बजट में आप ये देखिए कि मांग को बढ़ाने वाला या संरचनात्मक सुधार को आगे बढ़ाने वाली क्या कदम है, इसको हमको देखना होगा। और तब देखना होगा कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बात हो रही है उसमें कितना निवेश बढ़ाया गया है, ताकि पोस्ट कोविड काल में भारत जो वी शेप की बात हो रही है रिकवरी की, वो वास्तव में वी शेप होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि भारत को इस समय दुनिया को लीड करने का अवसर मिला नंबर 1। तो इस बैकग्राउंड में आप देखोगे तो कृषि ने जो हमारे राष्ट्र को बचाया कोविड में, तो क्या बजट में कृषि को कुछ मिला, ये देखना पड़ेगा। जो गांधी का सबसे प्यारा मिशन था स्वच्छता, जिसको कि स्वच्छ भारत अभियान के रूप में नेतृत्व आगे बढ़ा रहा है, क्या उस स्वच्छ भारत मिशन में ये बजट और आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या गांधी जो गरीबों के प्रति संवेदनशीलता के साथ बात बोलते थे, क्या गरीबी दूर करने के कोई प्रयास दिखाई पड़ रहे हैं?
क्या गांधी ग्रामीण महिलाओं के प्रति जो चिंता व्यक्त करते थे, क्या इस बजट का एक्सपेंडिचर साइड में उन ग्रामीण महिलाओं के हाथ में कुछ आता हुआ दिखाई पड़ रहा? ये सब बातें पत्रकारिता जगत का है। मैं जानबूझकर ये बोल रहा हूँ गौतम जी, क्योंकि बच्चों को ये दिशा उधर जाए। बजट को हमारे दुबे बताएंगे वो उसकी बारीकी को, लेकिन थॉट जो होता है वो मैं बताने के प्रयास कर रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कितना फायदा किसानों को पहुंचाती है, या किसान सम्मान योजना है वो कितना फायदा उठाती है, या जो तीनों कृषि फार्म बिल जो है जिसमें कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, उसकी बारीकियों को क्या हम बजट में बता पाए हैं कि नहीं, ये सब हमारे इस बजट का हिस्सा है कि नहीं, इस पर हमको ध्यान देना होगा और तब देखना होगा कि गांव की तरफ बजट कितना दिखाई पड़ रहा है, बजट के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, बजट के लिमिटेशंस क्या हैं और बजट के आय के स्रोत क्या हैं। इसीलिए जो पूरे के पूरे कोविड काल में जो 80 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न बटा, क्या वो बजट उसका प्रभाव पड़ा? इसको भी आप देखेंगे। आत्मनिर्भर भारत पैकेज जिसको बोलते हैं, क्या वो आत्मनिर्भर पैकेज से भारत का बजट सामाजिक बुनियादी ढांचा जिसको हम लोग ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और मानव विकास की बात करते हैं, क्या इस बजट में सामाजिक बुनियादी ढांचा यानी हेल्थ और एजुकेशन, रोजगार सृजन और मनुष्य के कल्याण या विकास के बारे में बात हुआ है कि नहीं? ये सारी बातें दृष्टि में पड़नी चाहिए, तब हम बता सकते हैं कि विद्यार्थियों की आपकी दृष्टि इस बजट पे कैसे पड़े। तीसरा, अब खत्म करने से पहले 5-7 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा कि जो बजट प्रस्तुत हुआ उसके जो 6 पिलर्स हैं, उस 6 पिलर्स के बारीकियों को बताना जरूरी है और उस 6 पिलर्स में क्या बजट के मद फिट होते हैं कि नहीं, इसको देखना आपको जरूरी है। वो 6 पिलर क्या है? क्या वो गांधी के अनुकूल पिलर है? क्या हमारे देश के 132 के लिए है? इसको आप देखिए। पहला पिलर है स्वास्थ्य और कल्याण। इसका मतलब कि भारत में इस वर्ष का बजट का पहला पिलर स्वास्थ्य और कल्याण के नाम पर अगर प्रस्तुत किया गया है तो ये दिखाता है कि हम संवेदनशील बजट प्रस्तुत करने की ओर अग्रसर हैं और इसमें बढ़ा हुआ मत या उतना ही मत ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन पैंडेमिक के बाद स्वास्थ्य और कल्याण में जो मद बढ़ा है उसकी एनालिसिस आप कर सकते हैं, लेकिन उस मद के दायरे को देखा जाए। जो नया 65,000 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर साइड है और जो टोटल कहा जा रहा है कि 2,23,000 करोड़ का खर्च स्वास्थ्य पर होगा, वो बजट में किस रूप में है? तो स्वास्थ्य और कल्याण का पिलर इस बजट का सबसे प्रमुख हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है वास्तविक वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, यानी देश को विकसित करना है बजट के सहारे, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर निवेश करना होगा, कैपिटल मार्केट में निवेश करना होगा ताकि पूंजी आवे। ये भी सेकंड पिलर है बजट में, इसको चेक कीजिए। और तीसरा महत्वपूर्ण है एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत और समावेशी भारत। ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है बजट में, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर बढ़ता हुआ बजट है कि नहीं और युवाओं के एस्पिरेशन को पूरा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ये एक पिलर है। और तब जाके यूथ आपके और हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है नवाचार और अनुसंधान। ये 5 पिलर के सहारे आपको बजट की एनालिसिस करनी चाहिए, कहाँ मद जा रहा है, कैसे जा रहा है। और छठा पिलर जो उसमें दिया गया है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, यानी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये कितना लैकिंग हो रहा है। तो पत्रकारिता जगत से जुड़े विद्यार्थियों को सारे बजट के प्रावधान को छठे पिलर से तोड़ना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हो पा रहा है कि नहीं, योजनाएं केवल कागज पर रह जा रही हैं क्या,
गांव तक स्कीम पहुंच रही है कि नहीं, बजट का निर्धारण सही हो रहा है कि नहीं, ये हमारा रिक्वेस्ट है कि जो इस बार का 34.8 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर होने जा रहा है, ये हमारे और आपके लिए बहस का मुद्दा नहीं है कि ये बहुत नॉमिनल है। कि पिछले बार जो है 34.5 लाख एस्टिमेटेड था, लेकिन घोषित था 30.42। तो वो घोषित के बाद भी अधिक होता है, उसी को हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो इस बार अगर एस्टिमेटेड के बाद भी 34.8 लाख करोड़ सरकार खर्च करने के लिए तत्पर है कोविड के बाद, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। नॉमिनल वृद्धि ही, लेकिन नॉमिनल वृद्धि सरकार इस चैलेंजिंग युग में कर पा रही है, लेकिन इस 34.8 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर साइड पर कंट्रोल करना पत्रकारों का काम है कि एक एक पैसा कैसे योजनाओं तक चले जाएं। और आपको आश्चर्य होगा कि जब कोई कहता है कि नरेगा का पैसा इतना कम हो गया या कोई पैसा सरकार ने कम कर लिया, तो इसके पीछे का वजह होता है कि ये बजट ट्रांसपेरेंट होता हुआ दिखाई पड़ना चाहता है। जो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, सरकार वहां अब धन नहीं देगी, क्योंकि इस देश में अर्थव्यवस्था बहुत मुश्किल से चल रही है। तो इसलिए 34.8 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर साइड मैं बजट से बता रहा हूं। और विद्यार्थियों के लिए, गौतम जी मुझे 5 मिनट और समय दे दीजिएगा, विद्यार्थियों के लिए मैं एक्सपेंडिचर के उस एरिया को बताऊंगा जहां आपने हमसे कहा कि पत्रकारिता के नजर में, वही नजर बस बता रहा हूं कि एक्सपेंडिचर का जो मद है प्यारे विद्यार्थियों, उसको देखिए कैसे आपको देखना है, कहां एक्सपेंडिचर हो रहा है, तब आपको सरकार के प्रति थोड़ी संवेदना हो जाएगी, थोड़ा सरकार से थोड़ा मोह हो जाएगा। जैसे एक बड़े परिवार में एक व्यक्ति कमाए, कोई और न कमाए, उस बड़े व्यक्ति में हर व्यक्ति को पालना पोसना उस मुखिया का काम होता है। उसी में किसी का एक्सप्रेशन जग जाए, अपने अपने डिमांड हो जाए, तो उस मुखिया के चेहरे का भाव पढ़िए। सरकार का भाव इस समय मुखिया का है पैंडेमिक के बाद। तो जो बजट का जो एक्सपेंडिचर साइड है, उसमें 1 रुपया, जिसको कि आप बजट का पत्रकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसको रुपये में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों के लिए बजट का मद जरूरी नहीं है, बजट की दिशा जरूरी है। तो 1 रुपया में 20 पैसा इस बार के बजट में भी इंटरेस्ट के पेमेंट में भी जा रहा है। अब सोचिए, कंस्ट्रेंट देखिए, इंटरेस्ट का मतलब हम लोन लिए हुए हैं तो हमको देना ही पड़ेगा, हम डिफॉल्टर नहीं हो सकते, सरकार की मजबूरी समझिए एक्सपेंडिचर साइड। दूसरा, सरकार अपने बजट से 16 पैसा 1 रुपये में स्टेट को देती है। तो आप जो इस समय पूरे देश में इस समय राजनीतिक माहौल देख रहे हैं, इसको समझिए कि 16 पैसे इसी बजट का स्टेट को जाता है। तो 20 और 20 36 रुपया केंद्रीय बजट से तो निकाल लीजिए। अब 36, 1 रुपये में 36 पैसा निकल गया, तो बचे में सरकार को काम करना है। इतना दिमाग में रखिए, संवेदनशीलता के साथ अर्थशास्त्री के रूप में निवेदन भी है। और फिर तब आता है जब डिफेंस, तब उसमें 8 पैसा 1 रुपये में खर्च हो रहा है। तो अब डिफेंस में हम 1 रुपया में 90 पैसा खर्च कर सकते हैं, अगर आप सब लोग, हम लोग आत्मनिर्भर बन के आय का सृजन करके दिखा दें, लेकिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की आलोचनाएं बजट के माध्यम से नहीं ठीक है। और सेंट्रल सेक्टर के जो स्कीम्स हैं, उसमें 1 रुपये में 14 पैसे खर्च हो रहे हैं। देखिए, जो आपका बजट का हम एक्सपेंडिचर साइड बता रहे हैं। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जिसको कि बंगाल में किसान सम्मान योजना लेने से जो मना हो गया है, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सरकार उसमें 1 रुपये में 9 पैसा खर्च करती है। डिफेंस में 8 पैसा और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9 पैसा। अगर कोई स्टेट उस 9 पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो देश के गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है, बजट के साथ अन्याय कर रहा है। पत्रकारिता का निगाह वहां पहुंचे। और यही नहीं, जो फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर होते हैं, वो भी 1 रुपया में 10 पैसे होते हैं। कुल मिला जुला के लास्ट में जो हम बात करना चाहते हैं, जो सरकार किसानों के से जुड़ा हुआ है, बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है, सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, जितना डिफेंस में है 1 रुपये में, उतना ही सब्सिडी और पेंशन में भी सरकार खर्च करती है, यानी 8 पैसा। तो सरकार के पास 1 ही रुपया है
अब आप इस पर बहस मत कीजिए कि 1 रुपया क्यों है। ये बहस करना भारत जैसे ज्ञानवान देश के लिए बहुत गलत हो जाएगा। उस 1 रुपया में सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर साइड को बता दिया। अब दुबे जी बताएंगे कि इस एक्सपेंडिचर को मीट होना जरूरी है कि नहीं। तो बजट का दूसरा हिस्सा होता है आय। आय का देखिए व्यय जो होता है, देखिए हमारे बजट में और सरकार के बजट में अंतर क्या हुआ। हम लोग अपनी जेब देख के खर्च करते हैं, सरकार खर्च के प्लान बना के आय के स्रोत ढूंढती है, क्योंकि सरकार बहाना नहीं बना सकती है, सरकार गरीबों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है, सरकार फ्री वैक्सीन लगा रही है उससे हाथ नहीं हटा सकती है, सरकार किसानों के लिए सब्सिडी देने से बच नहीं सकती है, क्योंकि दिस इज अ 3 tier ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो लोकतंत्र में हमारी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई है और हमारे लिए कार्य करती है। और 3 tier सिस्टम में केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट और पंचायत स्तर की जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारियों को बताना सीखना होगा पत्रकारों को, नसीहत देना होगा हमारे जैसे लोगों को और देश के लोगों को कि जो एक्सपेंडिचर साइड है वो सरकार का दायित्व तो है, लेकिन इनकम साइड में सरकार आपको आदेशित करती है तो हमको बुरा लग जाता है। संविधान का वही धारा जिसमें कि हम अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के बीच में जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो वो हमारा ड्यूटी है। सरकार बजट में प्लान बनाती है और उस सोर्स में देखिए क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से। दुबे जी बताएंगे डिटेल। 53 पैसा 1 रुपया में जो बजट हो रहा है 1 रुपया, 53 पैसा हमको टैक्स से लेना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और अगर हम टैक्स न दें या टैक्स न देने की वकालत करें या टैक्स को पीड़ा के रूप में देखें तो आप सरकार से उम्मीद कैसे करेंगे इस लोकतंत्र में। इसके बारे में बारीक से सोचिए। तो 53 पैसा इस बजट में सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू जनरेट करेगी और 36 पैसा, क्योंकि बजट का मद ज्यादा है, 36 पैसा फिर बोरोइंग करेगी और लायबिलिटी से निकालेगी। तो केवल 53 पैसा हमारा और आपका योगदान है। उसके अलावा सरकार अपना पैसे को जनरेट करेगी, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करे, भले से बैंक कटाक्ष सहे, लेकिन वो सब सरकार की मजबूरी है क्योंकि सरकार के पास धन नहीं है। इस बजट में इस बारीकी को देखा जाए और जो करारोपण वाली बात है वो हमारा और आपका सामूहिक दायित्व है कि सरकार हमारे लिए खर्च कर रही है तो हम ट्रांसपेरेंट होकर सरकार के आय के स्रोत का हिस्सेदार बन जाएं। देखिए राम मंदिर का समर्पण धन के लिए कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने मन से, वो कोई कर नहीं है लेकिन उस पर होड़ मची हुई है आस्था की वजह से। तो क्या हमारे देश राष्ट्र में आस्था नहीं हो सकती है? यही तो गांधी ने सिखाया था कि देश हमारा राम है। राम राज्य को उन्होंने कल्पना जो किया था और राष्ट्र को लेके किया था, जहां कोई दुखी नहीं है, जहां कोई रोगी नहीं है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कोई किसी से बैर नहीं है। यही तो गांधी का राम राज्य था जो तुलसी से उन्होंने लिया था। तो वो राम जो है मंदिर के नाम पर हम लोग कितना समर्पण कर रहे हैं। तो क्या टैक्स को लेके हम सरकार की आलोचना करें? ये बुनियादी प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए दोस्तों। इसीलिए बजट को एक आत्मनिर्भर बजट के रूप में देखना जरूरी है। और इस आत्मनिर्भर बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है गांधी के अनुकूल, वो है 64,180 करोड़ जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के बारे में नया हुआ है और 2,23,000 करोड़ का प्रावधान पूरे स्वास्थ्य में किया गया है। ये देश के इस समय के अनुकूल है। और दूसरा, ग्रामीण परिवेश तक जो जल सबसे बड़ा हमारे लिए स्रोत है, जल पर पर्यावरण को गांधी बहुत दृष्टि से देखते थे, चिंतित होकर देखते थे। उस जल मिशन पर 2.87 लाख करोड़ जीवन मिशन के नाम पर जो खर्च हो रहा है उस पर आपका निगाह पड़ना चाहिए कि वो जरूर खर्च हो, यानी हर नल में जल वास्तव में आ जाए। और तीसरा, 35,000 जो कोविड के नाम पर है, क्या वो उपयुक्त है, क्या वो सार्थक है, क्या वो सही है? क्योंकि कोविड का टीका गरीबों तो कैसे लगे, क्या बजट में इसमें प्रावधान है? इस पर आपका निगाह लगे। और साथ ही साथ उज्ज्वला योजना
जिसने 8 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को जिंदगी बदलने की योजना है। पत्रकारिता जगत में लोगों का कर्तव्य है कि योजना गलत है, सही है, फ्लॉप हुआ, हिट हुआ, इसको मत देखें। कितने महिलाओं का जीवन में उत्थान हुआ, अगर 100 में 20 पे हो गया है, उपलब्धि मानिए। क्योंकि जो नहीं हुआ है वो हमारा भी दायित्व है, सरकार का दायित्व नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से हम और आप जुड़े, ये सरकार का मैसेज है इस बजट में। इसलिए उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और ग्रामीण महिलाओं के लिए जो सरकार ने प्रावधान किया है, क्या ये उचित कदम है कि नहीं? इसका मतलब सरकार संवेदनशील होती दिखाई पड़ रही है, मनुष्य के कल्याण के लिए और मद में खर्च करती हुई दिखाई पड़ रही है, और सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने की बात कर रही है, महिलाओं के पर्याप्त सुरक्षा देने की बात कर रही है, असंगठित श्रम शक्ति के लिए एक वन नेशन वन वेज की बात कर रही है, और सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, ऋण और खाद्य योजनाओं के लिए कुछ न कुछ देने की बात कर रही है। तो ये बात जो है एक्सपेंडिचर साइड है, आय हमको दिखाना होगा, तब जाके इस बजट का एक प्रारूप आपको समझ में आ जाएगा कि बजट का नियत क्या है और बजट की नीति क्या है। ये दोनों का तालमेल हम अगले वर्ष होते हुए देखेंगे। लेकिन वर्ष हमारे और आपके साथ चल रहा है कि कोविड के बाद अगर सरकार फंसी हुई है, अर्थव्यवस्था फंसा हुआ है, तो हमारा सबका काम है। देखिए देश कितना महान है, विगत 4 महीने में 1 लाख करोड़ से अधिक जीएसटी आना शुरू हो गया। ये देश की मात्रा देखिए, करारोपण की तरीका देखिए, लोग ईमानदार हैं, लोग कर देना चाहते हैं, बस सरल कैसे हो जीवन, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हम इस बजट को विपरीत परिस्थिति में एक संतुलित और गांधी के रास्ते पर भरसक ग्रामीण इलाके पर जाता हुआ बजट के रूप में देख रहे हैं, जिसमें सरकार युवाओं को निराश न करके एस्पिरेशनल इंडिया की ओर बढ़ रही है। इसके स्किल इंडिया, इनोवेशन पर, अनुसंधान पर भी अच्छा खासा मदद उन्होंने दिया है, ताकि लोग, गांधी के शब्दों में मैं खत्म कर रहा हूं, कि आधुनिकता पर अब निर्णायक विचार की जरूरत है। नैतिक ताकत केवल अमीर और गरीब में नहीं बंटना चाहिए, और जो गांधी का मूल विचार स्वदेशी, ग्राम गणतंत्र, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार, श्रम की गरिमा और धन का ट्रस्टीशिप आज के इस दुनिया में समसामयिक हो गया है। पैंडेमिक के दौर में हमने गांधी के सिद्धांत के सहारे ही अपने लोगों को बचाया। पैंडेमिक के समय में गांव और परिवार ने ही अपने देशवासियों को बचाया। उसमें सरकार का योगदान नहीं है, हमारा और आपका योगदान है। और हम और आपका योगदान जब करते हैं तो गांधी का भाव वो योगदान करता है। इसलिए इस रूप में अगर हम लोग इस पूरे के पूरे बजट को देखें, हमारे ख्याल से इससे अधिक बोलना समय की मर्यादा हो सकती है, क्योंकि दुबे जी को भी बोलना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बजट के रूप में बोल रहा था कि बजट पत्रकारिता की दृष्टि में उसके व्यय वाले साइड का ट्रांसपेरेंट उपयोग कैसे हो। जो सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहती है, केवल पत्रकार उस पर अपना पैनी निगाह लगा दें और धरातल तक, यानी हमको पता है गौतम जी, मैं सर्वे करता हूं, रिसर्च करता हूं, गरीबों को पता ही नहीं है योजनाओं के बारे में। सरकार अकेले पड़ जाती है। अगर गरीबों तक सरकार की योजना पहुंचाने के लिए हम और आप मिल जाए ना, सारा धन अगर गरीबों को मिल जाए वास्तव में, तो 2 से 4 वर्षों में ये देश की गरीबी कम हो जाएगी, जो गांधी का सपना था। और होता क्या है कि हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं, हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, हम सिर्फ आलोचनाओं में लग जाते हैं, तब तक 1 वर्ष बीत जाता है। एक ही वर्ष का तो बजट है, 1 वर्ष बीतते कितना समय लगता है। इसलिए अगर हम पत्रकारों से या पत्रकार जगत से जुड़े हुए लोगों से निवेदन करें कि एक-एक मत को एक-एक दिन प्रकाशित करके शिविर के भाव में गांव के गरीबों तक और शहर के यूथ तक मुद्रा योजना, स्किल स्टार्टअप योजना,
ये जो सरकार बनाई है जिसमें मद है, ये पहुंचा देना, तब बजट को प्रायोगिक रूप में होते हुए दिखाई पड़ सकता है इस देश में, और तब जाके देश बदलेगा। नहीं तो हमने तो कितने वर्ष से बजट देखा है, बजट के आय व्यय का ब्यौरा देते हैं और कोई कहता है कि ये महंगा हुआ, कोई कहता है ये सस्ता हुआ, इसी में बजट सिमट जाता है। और हम मध्यम वर्ग लोग सोचते हैं, हम अध्यापक लोग सोचते हैं कि मेरे सरकार ने मुझे कर में कोई छूट नहीं दिया। अरे भाई, बजट कर नहीं लिया, ये आप सरकार के प्रति जरा भी एहसानमंद नहीं, कर नहीं लिया आपसे, कोविड सेस नहीं लगाया आपसे, और आप अपने एक निहित कर के लिए सरकार की आलोचना कर देंगे, तो शायद सरकार कोई मशीन नहीं है, सरकार कोई महामानव नहीं है, सरकार कोई टैंक नहीं है, हम और आप ही सरकार हैं। इस दायित्व के साथ अगर हम बजट के एनालिसिस करें तो अच्छा एनालिसिस होगा और पत्रकारिता जगत से जुड़ा एनालिसिस होगा। हमारे ख्याल से इतना ही कहा कि मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, ज्यादा अच्छा होगा। कौटिल्य को याद कर लीजिए, जब हम लोग सब करते हैं तो कौटिल्य यही करता था कि आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतश्च ज्ञानतो नरः। अगर हम आचरण अपने देश का नहीं ठीक कर पाए तो शायद हम सरकार के प्रति निर्भर होना हमारी गलत फहमी होगी। इतने ही शब्दों के साथ, हमको लगता है ज्यादा बोल रहे हैं, दोबारा नहीं बुलाएंगे, इसलिए नहीं सर, आपको सुनना बहुत वो अच्छा, और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को जिस तरह से आपने बताया कि कैसे उसका जो बजट है उस बजट का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो, कैसे आम जनमानस के चेहरे पे मुस्कान आए, तो मैंने तो इसी तरह की पत्रकारिता की है, और अपने देश से नहीं बाहर के देश से पैसा लेकर के किया है। यूएन डेमोक्रेसी के मैं फेलोशिप पे था, इंटरनेशनल सिटीजन जर्नलिस्ट फेलो पे। तो उस दौरान मतलब कि देखिए कि छोटी छोटी जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, ये योजनाएं चल रही हैं कि नहीं, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता, आलोचना पे सबसे ज्यादा ध्यान जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, गांव में राशन ठीक से बटे, आंगनबाड़ी ठीक से बटे, दवाई ठीक से बटे, इस पे भी पत्रकारों का ध्यान जाना चाहिए। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम चाहेंगे खुशी, आप यस सर। हाँ जीडी दुबे सर का परिचय कराएं, और हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं दुबे सर को सुनने के लिए। हाँ खुशी। श्री जीडी दुबे सर पिछले 25 वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कार्य में कार्यरत हैं। मूल रूप से यह ऑडिटिंग एवं टैक्स कंसल्टेंसी का कार्य देखते हैं। श्री जीडी दुबे सर, आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी सुनाई पड़ रहा है? जी 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 सुनाई पड़ रहा है सर। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और गौतम जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि नॉन टीचर को टीचिंग के लिए बुलाए हैं, और वो भी अनूप जी जैसे प्रोफेसर के बाद बोलने का मौका दिए हैं। लगता है स्टूडेंट काल में इनकी रैगिंग खूब हुई थी, मेरी रैगिंग कराने पर आमादा है। गौतम जी धन्यवाद। अनूप जी का सुनने के बाद मुझे कौन सुनना चाहेगा, देखते हैं क्या होता है। देखिए, बजट जो है, ये बजट को केवल कंट्री के ही बजट से क्यों देखते हैं? हर चीज का बजट होता है। आप स्टूडेंट हैं, आप अपना बजट बनाते हैं, आपको फिक्स है कि पॉकेट मनी, हम बहुत बड़ों की बात नहीं करते हैं, पॉकेट मनी इतनी मिलेगी, उसी में महीने भर का खर्चा चलाना है, पढ़ना है, लिखना है, सब करना है, ये भी एक बजट है। घर की महिलाएं हैं, घर की बजट बना रही हैं, पुरुष हैं, घर के बजट बना रहे हैं, परिवार है, परिवार का मुखिया बजट बना रहा है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का बजट बन रहा है, जिला है, जिले का बजट बन रहा है। तो बजट को केवल देश का एक एनुअल बजट प्रस्तुत हो गया तो केवल उस पे ही बैठ के केवल एनालिसिस करते रहें, ये कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं है। मुझे लगता है कि हम आप सभी को, पत्रकारों को, सबको हर छोटे लेवल के बजट के बारे में बातें करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। एक ये जो गवर्नमेंट का बजट है और हमारा आपका बजट है, इसमें एक मूलभूत अंतर है। अनूप जी ने भी इस पर प्रकाश डाला था कि हम पहले इनकम देख लेते हैं कि मेरी इनकम कितनी है, उसके बाद हम खर्च को डिसाइड करते हैं।
कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए कि घर द्वार बेच के भी खर्च कर डालते हैं, उनकी बातें नहीं करते हैं। सामान्य परिस्थिति में हम आय को देख करके व्यय को डिसाइड करते हैं। यहाँ कहानी उल्टा होती है, खर्च को पूरा डिसाइड कर लिया जाता है, उसके बाद देखते हैं हम कहाँ कहाँ से आय मुझे आएगी। खर्च पे अनूप जी ने बहुत कुछ बोल दिया, हम उस पर टच नहीं करना चाहेंगे, हम सीधे सीधे आएंगे अपने आय वाले पोर्शन पे। देखिए, आय में हमारे मेन आय के स्रोत क्या है? अगर गवर्नमेंट के आय के स्रोत को देखें तो सबसे ज्यादा टैक्सेशन, इसके बाद डिविडेंड, विनिवेश और बोरोइंग, यही मुख्य आय के स्रोत हैं। तो बेसिकली इस बजट में आप ये देखे होंगे कि जब बजट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया तो हमको लगता है 10 से 15% टाइम केवल आय पर दिया गया है बोलते समय, और मैक्सिमम टाइम खर्च पे दिया गया। तो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि इट्स ऑलवेज ए डिफरेंट स्टोरी व्हेन फाइनल प्रिंट कम्स। जब आपके पास बजट का फाइनल प्रिंट आता है तो देखते हैं कि बोला तो कम गया है इस पे, लेकिन सबसे ज्यादा चेंजेस इसी पोर्शन में हुए हैं बजट के। और केवल जो पार्लियामेंट में दिया गया उसके आधार पर ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम बजट को पूरी तरह से पढ़ लें, उसको देख लें, तब फिर आय के पोर्शन पे कोई कमेंट करें। तो हम आय के पोर्शन पे कमेंट करने के पहले ये कहेंगे कि इसकी जो ये आय वाला स्रोत है टैक्स वाला, तो टैक्स के लिए कैनन ऑफ टैक्सेशन है जो हमारे पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो मैं गौतम जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी बाद में टैक्स पे जब इस पे डिस्कशन करना हो, तो चूंकि ये सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, कोई एक घंटे का क्लास इनका किसी पब्लिक फाइनेंस के एक्सपर्ट को बुला करके कैनन ऑफ टैक्सेशन पे करा दीजिए। क्योंकि मैंने जब देखा है कि टैक्सेशन पे जब डिस्कशन होने लगता है तो कोई भी नहीं बात करता कि टैक्सेशन का सिद्धांत क्या है, और हमारे बजट में इन टैक्सेशन के सिद्धांतों के ऊपर इस बजट को कसने की कोशिश की गई हो। क्या टैक्स के सिद्धांत कहते हैं, कैसे टैक्स लगा, उन पे इस बजट को हमें प्रॉपर रूप से एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमको एनालिसिस करनी चाहिए कि क्या इन सिद्धांतों का पालन किया गया है। इसमें नहीं किया गया, हम बहस तो करें उस पर, हम जाने तो कि कहां क्या किए। जैसे आपको बताएं कि कैनन ऑफ टैक्सेशन में आता है एक, हम कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे, टेक्निकल वर्ड में नहीं जाएंगे, कि जिसकी जितनी पे करने की कैपेसिटी हो टैक्स उतना ही वसूल किया जाए। इसीलिए इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट आता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जो आदमी पे करेगा वही उसको वहन करेगा, वो किसी दूसरे के ऊपर पासान नहीं कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स, अगर मेरी इनकम होगी तो हम ही उसको देंगे, किसी दूसरे से वसूल नहीं सकते। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि हम टैक्स को दूसरे से वसूल करके गवर्नमेंट को जमा करते हैं। मतलब मेरे ऊपर टैक्स का भार नहीं पड़ता, हमने जिससे वसूला और गवर्नमेंट को जमा कर दिया। जैसे आपकी जीएसटी, हम सामान बेचेंगे, सामान पे अपने कस्टमर से जीएसटी को वसूलेंगे और गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई सामान है, अब सपोज करिए नमक है, नमक पे मान लीजिए है नहीं, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, नमक पे अगर जीएसटी 10% है, तो चाहे मेरे पास एक गरीब रिक्शा वाला खरीदने आए 100 रुपए का नमक, उस पे हम 10 रुपए उससे वसूल करेंगे जीएसटी को। चाहे हमारे पास एक सबसे बड़ा अमीर आए, तब भी उससे 10 ही रुपए वसूल करेंगे 100 रुपए के नमक पे। लेकिन उस अमीर आदमी को उस 10 रुपए का कोई महत्व नहीं है, टैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, लेकिन एक रिक्शे वाले के लिए वो 10 रुपए बहुत महंगा है। तो ये कैनन ऑफ टैक्सेशन है कि जिसकी जितनी क्षमता हो वही उतना टैक्स पे करे। तो क्या इस एक कैनन ऑफ टैक्सेशन का क्या हमारे इस बजट में ध्यान रखा गया? ध्यान रखा गया तो कितना रखा गया? नहीं रखा गया, हम इसको हाईलाइट करें, एनालिसिस करें। जैसे इस बजट के एक प्रोविजन पे मैं आपसे बात करता हूं, ये पिछले 2-3 साल से चल रहा था, इस बजट में भी मांग की गई थी। आपको एक उदाहरण दें, इनकम टैक्स। एक इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स की रेट क्या है? आप ओपन कर सकते हैं गौतम जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्कशन करते हुए डिस्कस कर लूंगा। एक सामान्य आदमी के ऊपर इनकम टैक्स की रेट क्या है? अभी 2.5 लाख तक अगर उसकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 के ऊपर 30%, ये टैक्स का रेट है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं,
5 लाख रुपए तक, उसमें ये भी दिया है कि 5 लाख रुपए तक की अगर इनकम है तो उसके टैक्स पे कोई, उसके इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपकी इनकम 5 लाख रुपए है या 4,90,000 है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी इनकम टैक्स, राइट? आपकी इनकम 5,10,000 हो गई, 5,10,000 हो गई, आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? इनकम टैक्स। यही जर्नलिज्म आता है। आपको 13,000 टैक्स देना पड़ेगा। आपकी इनकम 5 लाख है, आपका टैक्स नील। आपकी इनकम 5,10,000 हो गई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 13,000 क्यों? कि 2.5 से 5 तक 5% और 5 के ऊपर 20% और उस टैक्स के ऊपर 4% सेस, ये हो जाता है 13,000। अब आप ये बताइए कि क्या एक कैनन ऑफ टैक्सेशन की कसौटी पे सही है कि हमारी इनकम बढ़ रही है 10 रुपए और टैक्स बढ़ जा रहा है 13,000 रुपए? क्या कैनन ऑफ टैक्सेशन की कसौटी पे इसको कसा जाए तो ये ठीक होगा? और बड़े ही मैं खेद के साथ कह रहा हूं कि मैंने अभी तक, तो हो सकता है मैं न देख पाया हूं, जो भी टीवी के चैनल डिबेट हुए या जो न्यूज़पेपर में मैं पढ़ा, कहीं इस पे कोई बात नहीं हुई। यहां मुझे बात करने की जरूरत है। देखिए, इसके दो असर पड़े। एक तो उस आदमी की इनकम पड़ी 10 रुपया, उसको टैक्स देना पड़ा 13,000 रुपया। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या होगा? टैक्स सिंपल होना चाहिए। टैक्स ऐसा होना चाहिए कि लोग पे करना चाहें। इस 13,000 रुपए को बचाने के लिए वो आदमी अपनी 10 रुपए की इनकम को छुपाएगा और टैक्स की चोरी करेगा। मैं 25 साल के प्रैक्टिस में बता रहा हूं कि किसी आदमी को मैंने जब तक कहा कि इतना टैक्स देना, वो ये नहीं कहता कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन वो टैक्स की जो एक कॉम्प्लिकेशन है, जो सिंप्लीफिकेशन नहीं है, उससे घबराता है। इसमें जो ब्यूरोक्रेसी आड़े आ जाती है, उससे घबराता है। तो इस पे हम लोगों को डिस्कशन करना चाहिए कि क्या 10 रुपए इनकम बढ़ने पे 13,000 रुपया टैक्स देना जस्टिफाइबल है? क्या अगर उसकी हम कहते हैं 1,000 रुपए भी इनकम बढ़ती है, 5 लाख से 1,000 रुपए बढ़ेगी, तो उस 1,000 रुपए की इनकम को छुपा के कोशिश करेगा कि हम 5 लाख या 5 लाख के नीचे आ जाएं और मुझे 13,000 रुपया टैक्स न देना पड़े। तो हम टैक्स को आदमी सिंपली दे दे, इसका भी प्रयास होना चाहिए बजट में। ये भी ध्यान देना चाहिए। कई मायने में बजट बहुत अच्छे हैं, टैक्स के मामले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन एनोमलीज पर, इन दिक्कतों पर एज इस स्टूडेंट होने के नाते हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा आपको एग्जांपल दें, टैक्स ऐसा ना हो, जो हमारा टैक्स का सिस्टम ये ना हो कि ये लगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत में जाए तो उसमें बहुत अच्छी चीज ना आए। जैसे आपको एक एग्जांपल दें, एक सेक्शन है इनकम टैक्स में, बहुत टेक्निकल तो नहीं हो रहा है गौतम जी? ठीक है, टेक्निकल ठीक है, बहुत ठीक है, टेक्निकल तो नहीं हो जा रहा है? नहीं नहीं, ठीक है, ये बच्चों को समझ में आना चाहिए। ये बड़ी बारीकी मतलब कि एनालिसिस कर रहे हैं आप। जी 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 जी। हाँ, तो अच्छा, हमारे बीच मानवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र बीएचयू से डॉक्टर राजीव वर्मा जी जुड़े हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजीव जी हमारे बड़े भाई जैसे भी हैं। तो ठीक है सर, है आपका। दूसरा आप जारी करते हैं जी। एक सेक्शन पिछले साल आया था इनकम टैक्स में, 80EE। 80EE बोलता है, इसके पीछे की इसकी धारणा पे जाइए तो बहुत अच्छा है। 80EE बोलता है कि जो अफोर्डेबल हाउस कोई खरीदेगा, अफोर्डेबल हाउस, छोटे फ्लैट, छोटे मकान, लोगों को मकान हो जाए उसके लिए है, जो अफोर्डेबल हाउस खरीदेगा और उसको लोन लेके खरीदेगा तो उसको 1.5 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की एडिशनल छूट मिलेगी इनकम टैक्स में। आपको बताएं कि अगर आप हाउसिंग लोन लेकर के मकान खरीदते हैं तो हमें 2 लाख रुपए तक की जो ब्याज उसका चुकाएंगे, वो 2 लाख रुपए मेरे इनकम से घट जाता है। सेक्शन 24 में प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे कि मैंने कोई मकान खरीदा, हाउसिंग लोन लिया, उस पर ब्याज दिया, तो हमारी इनकम से 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट घट जाएगा। इस 2 लाख रुपए पर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पिछले साल गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल लाया कि अगर मार्च 31 तक कोई अफोर्डेबल हाउस खरीदता है तो अफोर्डेबल हाउस खरीदने पे ये 2 लाख की छूट तो मिलेगी, एडिशनल 1.5 लाख की छूट और मिलेगी। बड़ी अच्छी स्कीम है। लेकिन अब इस स्कीम की धरातल पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
अफोर्डेबल हाउस वो होता है जो 45 लाख रुपए तक मैक्सिमम है। 45 लाख रुपए तक का अगर कोई हम फ्लैट खरीदते हैं तो अफोर्डेबल हाउस माना जाता है। मकान खरीदने के लिए मकान की कास्ट का 80% तक बैंक लोन देता है। ठीक है, अब जब हम 80 लाख तक का 80 लाख तक का लोन देता है, हमने 45 लाख का मकान खरीदा, 45 लाख का 80% कितना हुआ? 35-36 लाख। हमको 35 लाख रुपए का लोन मिला। हाउसिंग लोन की रेट, हाउसिंग लोन आजकल 6.5 से लेके 7% पे मिल रहा है। ठीक, अब अगर 35 लाख का हम हाईएस्ट ले लेते हैं 7%, तो ये कितना होता है? 2,10,000 रुपया, 2.25 लाख रुपया। ठीक, ये इतना ब्याज हम चुकाएंगे। अब ये मैक्सिमम ब्याज हम चुकाएंगे अफोर्डेबल हाउस पर। अभी 2.25 लाख में 2 लाख रुपए तो मुझे 24 में साधारण तरीके से छूट मिल गई, बचा कितना? 10, 20, 25 हजार रुपया। तो हम कभी 1.5 लाख की छूट ले ही नहीं सकते हैं अफोर्डेबल हाउस पे। नहीं, मेरी बात नहीं समझ में आई आपको लगता है? आप कहते हैं कि 2 लाख का नॉर्मल सेक्शन 24 में छूट मिलेगा, 1.5 लाख रुपए का 80EEA में छूट मिलेगा अफोर्डेबल हाउस का। अरे वो तो कभी मिल ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। हमको 35 लाख से ऊपर का लोन ही नहीं मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट 2-2.25 लाख से ऊपर होगा ही नहीं, तो 1.5 लाख की छूट कभी नहीं मिलेगी। अब ये बताइए ये क्या है? क्यों इस तरह के प्रोविजन बनाए जाते हैं जो देखने में बड़े अट्रैक्टिव है और उसका हकीकत है कि बेनिफिट नहीं मिलना है। इस बजट में कहा नहीं, हमने अफोर्डेबल हाउस के लिए जो मार्च 21 में खत्म हो रहा था, मार्च 22 तक हम कर दिए। अरे कर दिए तो कर दिए, मिलेगा क्या इसका? कोई फायदा नहीं मिलना है। तो इस पे बहस होनी चाहिए, जर्नलिज्म में इन पॉइंट को खोद के निकालना चाहिए। और एक और बड़े अफसोस की बात है कि बजट आया है, 1-1.5 महीने तक खूब चर्चा होगी, 1.5 महीने बाद कोई पूछेगा भी नहीं किस स्कीम में इतना पैसा आया था, हुआ क्या उसका, ये स्कीम ऐसे आई थी, उसका हुआ क्या धरातल पे। 1-1.5 महीने बाद कोई इस पे बहस भी नहीं करता। बजट ऐसी चीज है कि इस पे पूरी बहस साल भर होनी चाहिए। एआई ओपनर का काम होना चाहिए कि बजट में ए आया तो उस पर क्या हुआ, उसका क्रियान्वयन कितना हुआ। तो 2 मैंने आपको बताया, एक 5 लाख तक की इनकम का एग्जाम्पल, एक 80EE का एग्जाम्पल, जिसमें कि बजट में ये टैक्स के लिए लगता है कि बड़ी अच्छी घोषणा है, हकीकत में इसका फायदा नहीं मिलता या गलत काम करने के लिए ये उकसाता है। आते हैं इस बजट में कुछ और चेंज आए हैं जो पब्लिक के उसके रिलेटेड है। जैसे एक स्कीम इन्होंने यूलिप में चेंज किया। यूलिप क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। देखिए, आपको याद होगा कि 80C में जो छूट मिलती है 1.5 लाख की, तो अगर आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें एक होता है सम एश्योर्ड। हमने 5 लाख का इंश्योरेंस कराया, उसके ऊपर प्रीमियम पेमेंट होता है। जैसे 5,000 रुपए सालाना प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं या 10,000 रुपए सालाना प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं। तो एक होता है सम एश्योर्ड, एक होता है प्रीमियम पेड। तो जो प्रीमियम पेड होता है वो 1.5 लाख रुपए तक इनकम से घट जाता है, हमें उसकी छूट मिलती है। अब जब LIC की वो मेच्योरिटी होगी, वो मेच्योरिटी का अमाउंट पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो उस समय एग्जम्प्टेड होता है। अब इस बजट में इन्होंने क्या चेंज कर दिया? इन्होंने कहा, करते क्या थे कि यूलिप में ये इक्विटी भी है और इंश्योरेंस भी है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो ये इक्विटी भी है, तो इसमें लंबे प्रीमियम ले। अच्छा, 80C की छूट में क्या है कि प्रीमियम का अमाउंट सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 लाख का मेरा सम एश्योर्ड है और प्रीमियम अगर हम 60,000 पेड करेंगे तो छूट नहीं मिलेगा और उसकी मेच्योरिटी भी टैक्सेबल होगी। तो इसमें इन्होंने एक चेंज ला दिया कि अब यूलिप में अगर आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी मेच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी। तो बहुत ध्यान रखिए, यूलिप में खूब पैसा लगाते थे लोग क्योंकि मेच्योरिटी एग्जम्प्टेड थी। अब 2.5 लाख रुपए तक ही यूलिप में पर एनम पेमेंट करेंगे तो एग्जम्प्टेड होगा, अदरवाइज पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एक और चीज इसमें ध्यान रखने की है कि ये एक यूलिप की बात नहीं करता है। आपने 5 यूलिप ले लिए तो पांचों का मिला के 2.5 लाख रुपया लिमिट है, न कि सिंगल यूलिप का 2.5 लाख रुपए लिमिट है। एक 36 हो गया, 1:30 बजे तक के लिए मुझे समय दिया गया था गौतम जी। चलिए जी, आप बोलिए। ठीक है। एक
इस बजट में टैक्सेशन से रिलेटेड इन्होंने जो चेंज किया है वो नया सेक्शन 194 क्यों लाया है। एक टीडीएस का एक सेक्शन होता है, टीडीएस और टीसीएस। बेसिकली इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है कि पे वैल्यू वन, मतलब जब हमको इनकम, जैसे आपकी सैलरी मिलती होगी तो आपका टीडीएस कट जाता होगा, या प्रोफेशनल इनकम होती होगी तो उस पर 10% काट लेते होंगे। मतलब जब आप रिटर्न भरे तो उस समय टैक्स ना जमा करना पड़े, जब आपको पैसा मिला एक सर्टेन अमाउंट उसी समय कट जाए। तो अब इन्होंने इस साल क्या किया, अभी तक ये क्या था, सैलरी पे था, कॉन्ट्रैक्ट पे था, प्रोफेशनल पे था, सामान के खरीदने और बेचने पे टीडीएस नाम की कोई चीज नहीं थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इस बजट में टीडीएस नाम का प्रोविजन लाया गया है खरीद और बिक्री पे। अगर एक व्यापारी जिसकी की परचेज पिछले साल का टर्नओवर सेल 10 करोड़ से ऊपर था और इस साल किसी से वो 50 लाख रुपए से ऊपर का कोई खरीदता है तो उसको 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब हमने आपसे, पिछले साल मेरा टर्नओवर मान लीजिए 10 करोड़ था, हमने आपसे 60 लाख का सामान खरीदा, तो अब जो है जो 50 लाख के ऊपर 10 लाख रुपया हुआ उस पे मैं आपको 10 लाख का पेमेंट करने के बजाय उसमें से 0.1% काट लूंगा और बाकी अमाउंट आपको पेमेंट करूंगा, और वो अमाउंट आपके लिए एडवांस टैक्स माना जाएगा, आपके बिहाफ पे टैक्स पेड माना जाएगा। अब इसका देखिए, इसके बहुत फायदे भी हैं, कुछ दिक्कतें हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो छोटे छोटे लोग व्यापार करते थे, 50 लाख की सेल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, में मुनाफा रख लिया पता नहीं चलता था, वो टैक्स के नेट में नहीं आते थे। अब लेकिन उससे ये पता चल जाएगा कि इन्होंने 1 करोड़ की सेल की है, अब भैया आओ हिसाब दो और इस पे टैक्स दो। ये कदम है, करोड़ का बेस बढ़ेगा। माइनस पॉइंट ये है कि उस पर्टिकुलर व्यापारी को थोड़ी सी असुविधा होगी। एक बहुत चर्चा भी हुई, एक सेक्शन इन्होंने डाला है इस साल 194P। 194P में क्या किया इन्होंने कि जो 75 साल के ऊपर के लोग हैं उनको कह दिया कि आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, कई मेरे पास 75 साल के ऊपर के लोगों का फोन आया, दुबे जी मुझे तो टैक्स नहीं देना है ना। हमने बोला भाई नहीं, टैक्स नहीं देना है ऐसी बात नहीं है, टैक्स पूरा देना है। आप बचे किससे हैं कि आपको रिटर्न नहीं भरना है। केवल उस रिटर्न भरने के लिए भी कंडीशन है कि आपके पास केवल 2 इनकम होनी चाहिए, आपको पेंशन मिलनी चाहिए और जो एफडी या सेविंग बैंक या जो रखे हुए हैं उस पर केवल ब्याज की इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी इनकम हुई, कोई प्रोफेशनल इनकम हुई, कोई किराया मिला, कोई कैपिटल गेन मिला, कोई डिविडेंड मिला, कोई भी इनकम हुई तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। एक सबसे मजेदार बात और है इसमें, उस आदमी का केवल एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए, जहां से उसका पेंशन आता है केवल उसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, उसी बैंक में एफडी होनी चाहिए। कहीं अगर किसी दूसरे बैंक की दूसरे ब्रांच में कहीं कुछ और रहा तो उसको रिटर्न भरना पड़ेगा, उसको इस स्कीम की छूट नहीं मिलेगी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, हमारे सीनियर सिटीजन है उनको इज्जत करनी चाहिए, 75 साल से ऊपर वालों को रिटर्न बिल्कुल क्यों भरवाया जाए, उनसे वो परेशान ना हो। लेकिन भाई साहब गौतम जी आप भी समझ रहे हैं, हर हमारे यहाँ का बुजुर्ग पोस्ट ऑफिस में जरूर रखता है, कोई दूसरे बैंक में कुछ न कुछ रखता है। तो होगा क्या कि इस स्कीम का सुनने में बड़ी अच्छी है, फायदा बहुत लोगों को नहीं मिलेगा। प्लस इसमें बैंक को जिम्मेदारी दे दी गई कि उनसे उनकी इनकम का पूरा डिटेल लीजिए, सब कुछ लीजिए और उनकी इनकम पे जितना टैक्स बनता है वो पूरा का पूरा टैक्स आप काट के जमा करिए। बैंक के ऊपर ये एडिशनल जिम्मेदारी डाल दी गई। अब उनको बैंक के चक्कर लगा के अपना पूरा डिटेल देकर के सही सही टैक्स कटवाना पड़ेगा, तब तो वो रिटर्न भरने की जिम्मेदारी से बच जाएंगे। तो इसमें फायदा मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को मिलेगा, लेकिन स्कीम अच्छी है, धीरे धीरे सुधार होगा तो काम इस पे होगा।
पिछले साल, गौतम जी बंद करें, आगे बढ़े अभी? नहीं, दो चार चीज और मुख्य बातें करके, और फिर उसके बाद से हम लोग आएंगे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर। हाँ, क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बच्चे लोग भी कुछ, इन लोगों की जिज्ञासा है। जी जी जी। देखिए, कुछ चीजें बड़ी कन्वर्शन हो जाती हैं। इसके पृष्ठभूमि में जाए तो पिछले साल एक सेक्शन आया था 194N, उसमें यह था कि अगर बैंक से आप 1 करोड़ रुपया से ऊपर कैश निकालते हैं तो आपका 1% टैक्स कटेगा वहीं पर। ठीक, और उसमें एक ये भी डाल दिया कि अगर आपने पिछले साल रिटर्न नहीं भरा है तो बैंक आपका 5% टैक्स काटेगा। अब बैंक को कैसे पता चलेगा कि मैं रिटर्न भरता हूं कि नहीं भरता हूं? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, पोर्टल पे एक फैसिलिटी दी, वहां से बैंक चेक करे कि आपने रिटर्न भरा है कि नहीं भरा है। मतलब हर आदमी का बैंक को अब चेक करना पड़ेगा, हर आदमी का, कि वह रिटर्न भर रहा है कि नहीं भर रहा है। उसी हिसाब से वह 1% या 5% टैक्स काटेगा। उसी को देख के इन्होंने इस साल और प्रॉब्लम ला दिया कि जो 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, 206AB और 206CCA, उसमें इन्होंने क्या किया कि जो टीडीएस का रेट है उसके दूने रेट से या 5%, दोनों में जो ज्यादा होगा वो टीडीएस कटेगा अगर वो आदमी पिछले 2 साल में अपना रिटर्न नहीं भरा है। अब आप बताइए, किसी के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो गया कि उस आदमी का डिटेल लेता रहे, पता करता रहे कि उस आदमी ने रिटर्न भरा है कि नहीं भरा है, और उसके हिसाब से टीडीएस का अमाउंट काटे। तो सुनने में तो बड़ी अच्छी है, लग रही है, लेकिन इस पे प्रॉपर एनालिसिस हम सारे लोगों को करनी चाहिए कि ये कितना प्रैक्टिकेबल है और कितना फिजिबल है ये इसकी। तो अगर देखा जाए हम इस बजट को टोटल टैक्सेशन पॉइंट, अच्छा एक जीएसटी का भी अमेंडमेंट का बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि जैसे हम आप 10 लोग मिल करके कोई एसोसिएशन बना लें और वो एसोसिएशन केवल हमारे लिए काम करे, किसी दूसरे के लिए काम न करे। जैसे कोई क्लब है या आप कोई फोरम बना लिए कि हम जो है वहां से चीज खरीदेंगे अपने मेंबर में ही तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था कि नहीं भाई, ये अपने में लोग अपने लिए ये सेवाएं दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस नियम को पलट करके पार्लियामेंट चूंकि सुप्रीम है, बजट में प्रोविजन ला दिया कि अगर कोई क्लब है, एसोसिएशन है, तो उसको 2017 से टैक्स देना पड़ेगा। अब आप समझिए कि 2017 से आज तक का रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाना, ये तो एकदम कैनन ऑफ टैक्सेशन की अगेंस्ट है, करों के सिद्धांतों के खिलाफ है। कभी भी बैक डेट से कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस पे काफी आलोचना होती रही है, लेकिन इस बजट में इन्होंने बैक डेट से ये टैक्स लगाया हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये जो बजट है, टैक्सेशन पार्ट है तो बहुत कम चेंज बजट में, लेकिन बड़ा ही एक टेक्निकल बजट है। एक छोटा सा चेंज किए हैं, छोटे से चेंज का बड़ा ही दूरगामी असर पड़ा है उस पर, और रिट्रोस्पेक्टिव चेंज किया गया है। साथ ही साथ कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल दिया गया है इस बजट में। मुझे लगता है कि ये सब बैक डेट से और वो सब चेंजेस नहीं होने चाहिए। हालांकि कुछ बड़े ही अच्छे चेंज आए हैं, जैसे कि फेसलेस वाला जो काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकने का ये सबसे अच्छा उपाय है। ट्रिब्यूनल को भी इन्होंने फेसलेस कर दिया कि मतलब आप ऑनलाइन सारे पेपर सबमिट करिए, आपकी केस हो जाएगी। जो नोटिस और हमें नोटिस भेजने वो सब का जो पीरियड था 6 साल से घटा के 3 साल कर दिया, 10, तो इन सब चीजों से नोटिस देने का समय 3 महीने कम कर दिया, असेसमेंट करने का समय 3 महीने कम कर दिया। तो ये बड़े ही अच्छे हैं, लोगों को इससे सहूलियत होगी। लेकिन जो टेक्निकलिटी के चलते ये दिक्कतें कर दिया इन्होंने बजट में, उसको दूर करने के लिए अभी देखिए बिल है, ये एक्ट नहीं बना है। बहस हो, रिप्रेजेंटेशन हो, गवर्नमेंट के दिमाग में जाए नहीं कि ये गलती हो गई, गवर्नमेंट इसको ठीक करती है, सुनती है, और हम लोगों को इस पे बहस करना चाहिए। धन्यवाद। क्वेश्चन हो तो पिकअप कर लिया जाए। बहुत बढ़िया। तो पहले हम लोग ये प्रश्नकाल का जो समय है ये ले लेते हैं। कुछ लोगों के प्रश्न होंगे तो प्रश्न पूछ लें प्लीज। परवेज अंसारी। परवेज। यस सर। जी नमस्कार सर। पहले आप अपना संस्थान का नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं। सर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया
के हिंदी डिपार्टमेंट में, वहाँ से बीए ऑनर्स कर रहा हूँ, मास मीडिया का छात्र हूँ सर। आप दोनों लोगों ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि एक आर्थिक रूप से और एक आर्थिक रूप से और एक सामाजिक रूप से कैसे बजट होनी चाहिए। तो सर गांधी जी का कहना था, सर अनूप सर से मेरा सवाल है, गांधी जी का कहना था कि बजट जब देश चले तो देश में आय का अंतर नहीं होना चाहिए, गरीब और अमीर के बीच आय का अंतर नहीं होना चाहिए। और इसी चीज को मैं सर से भी समझना चाहूंगा, आकाश सर से, कि ये अगर आय का अंतर हो रहा है, इस समय देखा जा रहा है कि 1% लोगों के पास पूरी भारत के सोर्सेज रिसोर्सेज 72% है। तो हम दोनों सामाजिक रूप से आपसे सर, अनूप सर और आकाश सर से आकाश सर से इस आर्थिक रूप से जीडी दुबे सर, जीडी दुबे सर। हाँ ठीक है, ठीक है, प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहले मैं बोल दूं? जी जी जी, जैसा आप कहें अनूप जी। आप बोलना चाहेंगे बोल दीजिए। नहीं, बोल लीजिए, मैं उसको सब्सटेंशिएट कर दूंगा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न परवेज ने देखिए पूछा है, और हमको उम्मीद भी थी कि गांधी की पाठशाला से ऐसे प्रश्न उठने चाहिए। जो मेरा जो मकसद था वो देखिए गौतम जी आपको सॉल्व हो गया। हमारी चिंता और हमारा भाव और दुबे जी का एनालिसिस आप दोनों को मिला लीजिए, तो जो हमने प्रवेश कहा था कि सरकार का दायित्व और सरकार का कंस्ट्रेंट्स क्या है, ये समझने का वक्त है। और दुबे जी का जो टेक्निकल एनालिसिस था उससे यही था ना कि कोई कर, हर व्यक्ति कर या तो नहीं देना चाहता है या कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सरल चाहता है, यानी वो देना उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इस दो को समझिए कि जो गांधी जी ने कहा था ये बिल्कुल वास्तविक बात कहा था, कहीं भी असमानता नहीं होनी चाहिए, ये वैश्विक मॉडल होना चाहिए। पूरी दुनिया में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर चला, गांधी को नकारते हुए, तो उसका परिणाम दुनिया देख रही है। हमने आपको संकेत किया था, ठीक है। भारत में अभी आई है, आपको पता होगा, शायद उसको पढ़ के आप बोल रहे होंगे, पैंडेमिक में रिचर होते चले गए, पुअर होते चले गए। तो आप इस दो को इस दृष्टि से देखिए कि जो अवसर रिच हो रहा है वो आपके घृणा का पात्र न हो। नंबर 1 देखिए, बहुत जरूरी है इस डिबेट को इस तरह, जिसको अवसर मिल रहा है उस अवसर को आप छीनने की कोशिश तो करेंगे नहीं, यहीं पर सरकार का दायित्व होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं ना कि अब सरकार का इंटरवेंशन जो है बजट के थ्रू, बजट के एलोकेशन के थ्रू यही होता है। जो आपकी चिंता है कि भाई जो गरीब है, जिसका कोई नहीं है, उसका ही सरकार है ना। तो अब हम जो आपसे कह रहे थे कि इसीलिए हम कह रहे थे कि जो गरीबों को अवसर देना, यानी गरीब को क्या चाहिए, अवसर चाहिए। पहले गरीबी तो है, अगर आप गरीबी को परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, कॉम्पिटिटिव देखेंगे, तो देखिए गरीब जो है तुलनात्मक है। हर व्यक्ति अपने आप को गरीब कहने में सक्षम है इस देश में। दुबे जी ने कहा ना कि 5 लाख से अधिक 10 रुपया होगा तो उसका अगर 12,500 चला जाएगा तो रोने लगेगा। वो उसका नहीं सोचेगा जिसकी कमाई 5,000 भी नहीं है। ये यही तो गांधी की सीख है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि सरकार का इंटरवेंशन यही जरूरी है कि गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी उनको सशक्त बनाने की, उस पर निगाह होनी चाहिए, तभी इनइक्वालिटी दूर होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई तो अवसर से कमाया है उसका दिन नहीं है। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। किसी के चिल्लाने से, आंदोलन करने से किसी दूसरे का हक पर असर पड़ता है, इसको देखना होगा। तो सरकार का इंटरवेंशन यही है कि उस गरीब को सशक्त बनाने की जो योजना, जैसे कि आवास की योजना, जैसे कि उज्ज्वला की योजना, जैसे कि जनधन की योजना, जैसे कि आपके हर नल में जल की योजना, या रोजगार सृजन की योजना, जो छोटे छोटे लोन है वो कैसे गरीबों को मिले, गरीब अवसर पाए, गरीब आय कमाए, और गरीब अपनी तुलना रिच से न करे, गरीब अपने को बेटर बनाने के लिए अपनी तुलना स्वयं से करे।
अपनी सक्षमता को बढ़ाए, अपने नवाचार को बढ़ाए। इस भावना से देश को चलना होगा। एकदम तुलना करेंगे तो हमारे जैसे देश में गांधी के देश में तुलना गलत है। ये जरूर है कि बजट का एलोकेशन गरीब तक कितना पहुंच रहा है, इस पर कीम निगाह होना चाहिए। और मैं यही कह रहा हूं कि बिल्कुल इनइक्वलिटी है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से मुझे बहुत क्लीन है। हम लोग जो पढ़ाते हैं तो आज तक पॉवर्टी और इनइक्वलिटी सिलेबस से बाहर नहीं हो पाया है, लेकिन ये कंपैरेटिव है। यही बात है कि एक सरकार केवल 35 लाख करोड़ से 138 करोड़ को पाल सकती है क्या? अपने दिल पर क्या बताइए। एक सरकार 35 लाख करोड़ से 138 करोड़ लोगों को क्या अमीर बना सकती है? क्या दिल बढ़ा सकती है? इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर या देने का ऑफर नहीं है, वो रोजगार दे रहे हैं, उनके साथ साझा विरासत में साझा और मैं स्वीकार करता हूं कि गरीबी और असमानता है, लेकिन उस दूर करने के प्रयास में हमको और आपको दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। सरकार कर सकती है, ये मिथ को तोड़िए, नहीं कर सकती है। इनइक्वलिटी बढ़ती जाएगी। वही बात हम आज जिसके कहने के लिए आए थे गांधी पाठशाला में, इसीलिए गांधी का ट्रस्टी मॉडल सबसे समय आ गया कारगर मॉडल है। दायित्वों की पूर्ति, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लोग जो स्कूल चलाए वो गुणात्मक वाले फ्री चलाए, गरीबों के लिए आए। प्राइवेट सेक्टर वाले जो अस्पताल चलाए वो गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए चलाए। उनका दायित्व जो है, जो उनको देश ने दिया है, उस दायित्व को पूर्ति करते कैसे दिखें, तब जाकर देखिए गरीबी कम होगी, असमानता कम होगी। अगर आप सरकार के भरोसे चाहेंगे तो मैं बड़े बड़े निवेदन के साथ कहना चाहूंगी, ये मिथ है। इस मिथ को तोड़ने का वक्त आ गया है। इस पे हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे गौतम जी। जी 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 सर जी। देखिए, इसको अगर दो परिप्रेक्ष्य में देखें अनुप जी से, देखिए एक होता है बजट, केवल बजट, और इस विचार को अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, आप देखिए वो खर्चे सेफ्टी और उसको छोड़ दीजिए, रक्षा और उस सब चीज को, तो बेसिकली गरीबों की आय बढ़ाने के लिए ही या उनकी सहूलियत के लिए ज्यादा खर्चे किए जाते हैं। किसी भी योजना का नाम ले लीजिए आप। दूसरी चीज, आप जब टैक्सेशन पॉइंट से जाते हैं तो उसमें टैक्स, जैसे मैंने बोला था कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दो टैक्स होते हैं। अब आपको एक एग्जांपल से हम बताएं, बहुत सिंपल एग्जांपल। खुला आटा जो बनिए की दुकान पे बिकता है, उस पे जीएसटी का रेट 0% है। मतलब वहां से कोई जाए तो उसको 1 पैसा टैक्स नहीं देना है और वो खरीद के लेके आएगा, खा लेगा। ठीक, उस पे 0% टैक्स है। एक गरीब है, रिक्शा वाला है, जाएगा, खरीदेगा, उस आटे को खरीदने में उसे 1 पैसा भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है। ब्रांडेड आटा, उस पे 5% जीएसटी का रेट है। अगर ब्रांडेड आटा कोई जाकर के महंगा आटा वो खरीद के लाता है तो गवर्नमेंट को 5% टैक्स देगा। वो कौन खरीदेगा? अमीर आदमी खरीदता है। और जब वो अमीर आदमी खरीदेगा उस पर 5% टैक्स देगा और उस टैक्स को गवर्नमेंट गरीबों की भलाई के लिए खर्चा करेगी। तो टैक्सेशन इज ए मोड फॉर दैट। हायर इनकम वालों के लिए 30% टैक्स है, 40% टैक्स है। ये क्यों है? कि अगर आपकी कमाई ज्यादा है तो आप ज्यादा टैक्स दीजिए। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई भार न पड़े। तो इसीलिए एक टैक्सेशन का सिस्टम भी ऐसा होता है कि क्षमता हो वो ज्यादा पे करें और जिनके पास पे करने की क्षमता नहीं है या कम है वो न पे करें। एक एग्जांपल और दें, कारों का। कार के ऊपर कितने % टैक्स आ जाता है? 40% के ऊपर जीएसटी का रेट आ जाता है, कंपेंसेशन से सब मिला करके। लेकिन आटे के ऊपर 0% है, क्योंकि आटे को सब कोई खाता है, गरीब भी खाता है। लेकिन कार, जैसे जैसे ही कारों का दाम बढ़ता जाता है, लग्जरी कारों पे बहुत ज्यादा टैक्स है। वो इसलिए कि जो उसको एफोर्ड कर रहा है वो पे करने में सक्षम है, वो पे करे, वो टैक्स जब आएगा तो गरीबों के ऊपर खर्चा किया जाएगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में कभी नहीं होगा। अगर कोई एक अमीर है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर अपने बचाए हुए पैसे से दूसरी इंडस्ट्री लगाता है, फिर कमाई करता है, तो आप ये भी ध्यान रखिए उस कमाई से वो 5,000 लोगों को रोजगार भी देता है।
तो केवल इसलिए उनको गाली देना कि वो केवल कमाई कर रहे हैं, एक गलत बात है। तो 5,000 मैं यही बनारस में बैठा हूँ, यूनिट एक बंद हो जाती है भाई साहब, तो एक फैक्ट्री बंद होने से 1,000 परिवार बेरोजगार हो जाता है, सड़क पे आ जाता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख करके और हमें भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस डायरेक्शन में काम करें, तब एक खाई कम होगी। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा अमीरी गरीबी की खाई की बात की। अब मैं सीधे आता हूँ, हमारे छात्र हैं राहुल मंडल। राहुल मंडल जी हाँ राहुल, अपना प्रश्न पूछ लें। ये है कि जैसे इस बजट में क्या कोई ऐसे प्रावधान है कि इसमें बेरोजगारी को थोड़ा कम किया जा सके, क्योंकि हमने देखा है कि इस मुश्किल समय में काफी लोगों की नौकरी भी चली गई है, नई नौकरियां भी नहीं निकल पाई है। तो ये क्या रोजगार के नए अवसर किस तरह प्रदान कर सकता है ये बजट? आप दोनों से ही सवाल है। राहुल, बिल्कुल उचित सवाल है। एक यूथ का ये सवाल होना ही चाहिए बजट के बाद, क्योंकि देखिए रोजगार सृजन ये भी हमारे बजट का एक हिस्सा होता है, होना भी चाहिए, बात सही है। और अर्थव्यवस्था का जो चलायमान अर्थव्यवस्था तभी होगा जब रोजगार होगा। इसको थोड़ा सा तुम्हारे लिए हम बता दें, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, मेरे दिल के करीब का प्रश्न है कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है जनसंख्या का, हमने कहा ना कि इस समय भारत विश्व का सबसे युवा देश है। और एक चीज बता राहुल, जीवन में एक ही बार युवा बना जा सकता है, एक ही बार, उसके बाद आदमी बुजुर्ग हो जाएगा, वापस युवा नहीं बन सकता। इसी तरह देश भी एक ही बार युवा बन सकता है। तो इस यूथ में हमारे युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो दो टर्म समझो, डेमोग्राफिक वो डिविडेंड है, अगर ज्यादा है। डिविडेंड मतलब तभी होगा लाभ जब उसको रोजगार मिले। सरकार उसको रोजगार नहीं देगी तो वो डिविडेंड नहीं होगा, वो बर्डन हो जाएगा, और फिर सारी समस्याएं होंगी जो इस समय देश में दिखाई पड़ रहा है। तो तुम्हारा प्रश्न देख समझ लो कि हमारा जो डिविडेंड है ये सरकार के लिए इस बजट में इसलिए जरूरी था, और पैंडेमिक के बाद नहीं, हम हर बजट में कि जो सरकार सारे जो काम कर रही है ना वो इस डिविडेंड के लिए कर रही है। जितने सारे इन्वेस्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर के है, जितने सारे वो जो सरकार खर्च करना चाहते हैं, उससे असंगठित संगठित दोनों वर्ग के युवाओं को रोजगार मिलेगा। नंबर वन, आप जानते हो कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो बहुत असंगठित, देखोगे माइग्रेशन में जो रिवर्स हुआ था, कितनी दयनीय स्थिति थी देश की। ऐसे लोगों को भी रोजगार चाहिए, और तुम्हारे हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने से जो जितने सड़क, जितने भी आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, उतने रोजगार होंगे इस बजट में, नंबर वन। नंबर टू, नवाचार, इनोवेशन, स्टार्टअप योजनाएं, उसको यूथ को कोलैटरल फ्री या सस्ते आसानी से ऋण मिल रहा है ना। कहा जा रहा है कि नौकरी नहीं, रोजगार शब्द को इस्तेमाल करो, नौकरी मत खोजो, सरकारी नौकरी नहीं है, अभी भी मैं कह रहा हूं। इसलिए स्वरोजगार की बात हो रही है। इसलिए स्टार्टअप स्टैंडअप इंडिया नया नहीं है, ये तुम्हारा हमारा योजना है। तो अगर आप रोजगार, स्वरोजगार की कल्पना करते हो जो इस बजट का मूल है, तो आपको उस योजनाओं से दिए गए पैसे को खोजना होगा, इनोवेटिव बनना होगा। ये दूसरी में योजना है रोजगार सृजन की। और तीसरी जो योजना है कि आपको अनुसंधान पर खर्च करके आपको इनोवेटिव बनाया जा रहा है, ये आपको सशक्त बनाने का ही योजना है। तो मेरे ख्याल से जैसे दुबे जी ने कहा ना कि ये भी वन टाइम एजेंडा नहीं है, ये तो सतत है। केन्स वगैरह बराबर के सिद्धांतिक लोग मर गए बोलते बोलते, लेकिन बेरोजगारी जो है इस देश से खत्म नहीं हुई है। इसलिए बेरोजगारी को खत्म करना होगा। तो सतत इन बातों पर विश्वास कीजिए और हर योजनाओं को रोजगार से जोड़िए। ये इस बजट में भी होता हुआ थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। देखिए 9% बेरोजगारी है, ये पैंडेमिक का असर है, लेकिन पैंडेमिक के पहले भी बेरोजगारी थी। तो इसका मतलब सरकार को कहां खर्च करना होगा? गुणवत्ता वाली शिक्षा पर, बच्चों को उसके योग्य बनाने के लिए पूरा प्रयास करते हुए दिखाई पड़ना होगा, ताकि बच्चे केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के रोजगार को झपट सके, छीन सके, क्रिएट कर सकें। एंड नाउ यू हैव टू बी जॉब प्रोवाइडर, नॉट यू हैव टू नॉट जॉब सीकर। इस प्रवृत्ति से बचने के लिए बजट में बहुत कुछ है, खोजना बस है।
अब लास्ट सवाल रह गया है दीप रंजन का। तो समझे राहुल, आप नौकरीबाज मत बनिए, नौकरी सृजन कीजिए। तो एक और सवाल जिससे ये जनरेट होता है कि नौकरी दिया तो तभी जा सकता है जब हम कोई व्यापार खड़ा करें और उसके लिए पर्याप्त साधनों की भी जरूरत है, तो कितना प्रोवाइड कर सकती है सरकार? बेटा एक हमारे यहाँ एक आईटी का स्टूडेंट है, स्टूडेंट को करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है, उसको त्यागता है, त्याग के कहता है कि मैं ह्यूमन लाइब्रेरी, बीएचओ की बात कर रहा हूं, मैं ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ला रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस समय लोग सोशल मीडिया में से डिस्टेंस हो रहे हैं। कोई हमारे जैसे लोगों को गौतम जी की कृपा हो गई तो हमको बुला लिया और आप देख रहे हैं, नहीं तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। इस देश का परिवेश ऐसा हो गया। उस बच्चे ने कॉन्सेप्ट बनाया है ह्यूमन लाइब्रेरी का। उसके पीछे मकसद क्या है? नॉमिनल फीस, मेंबरशिप लेके वो चाहता है कि लोग जुड़े एक दूसरे से, और उसको लाभ होगा कि नहीं, उसने वो रिस्क लिया सैक्रिफाइस करके। तो आप ये मत सोचिए, आपके अंदर विचार होगा तो एक क्या उसको बोलते हैं, ओला वाले ने बैठ के बिना कुछ निवेश किए दुनिया का अमीर आदमी बना हुआ है। मेरे कहने का मतलब, आप ये सरकार से मदद लीजिए, लेकिन अपने विचार को नवाचार में लाइए। तो क्या कर सकते हैं, सोचिए तो सही। फिर सरकार आपकी मदद करने के लिए नहीं होगी तो हमको आप पकड़िएगा और हमको सजा दीजिएगा। गौतम जी, जी गौतम जी, अनूप जी के इतना बोल देने के बाद इस टॉपिक पे मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं बचता है। लेकिन 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 एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए, नौकरी रोजगार की पर्यायवाची नहीं है, रोजगार का एक प्रकार है। इस चीज को बहुत क्लियर कट हम लोगों को समझना पड़ेगा। नौकरी वर्ड रोजगार का पर्यायवाची नहीं है, एक प्रकार है। ठीक, मैं अब चूंकि आपने छेड़ दिया और आप लोगों के साथ ये हम लोगों को बात करनी चाहिए। अगर गौतम जी एक मिनट में बोलूं इस पे कुछ, जरूर सामने बैठा हूँ, जरूर मैं जो आपके सामने बैठा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब मैंने सीए पास किया तो कैंपस से मेरा भी सिलेक्शन हुआ था और 4 जगह सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और 2 बहुत बड़े थे, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। मैं गया, नौकरी किया, लेकिन मैं छोड़ के चला आया, आपको बता रहा हूं। और उसके बाद आज मेरे पास 15 से ज्यादा लोग काम करते हैं। क्या बात, बात समझिए मेरा जो कहने का ठीक। और बहुत ही, जिसको मैं जब छोड़ के आया तो कितने मेरे ही मित्रों ने मुझसे कहा, यार तुम पागल हो गए हो, लोगों का ड्रीम होता है उस नौकरी को करना, तुम छोड़ के आ रहे हो। ठीक, और आपको मैं बता दूं, सीए एग्जाम देने के अलावा मैंने कोई कंपटीशन आज तक नहीं दिया है, किसी कंपटीशन में मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा एकदम एम था कि आई हैव टू डू दिस ओनली। ठीक, तो पहले एकदम इस एम को बनाइए कि आई हैव टू डू दिस ओनली। आप जर्नलिज्म के छात्र हैं, किस चीज के छात्र हैं आप? जर्नलिज्म के छात्र हैं। क्या आपने बजट की एनालिसिस अपने जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से की? अगर नहीं की तो फिर अब आप समझ लीजिए। तो आप अपने दायित्व को पूरा करिए। आप बहुत बड़े ऊपर पहुंच गए, अनूप जी से पूछिएगा, मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आज भी मैं घर की खेती उतनी तन्मयता से पूरी कराता हूं। ठीक, क्यों छोड़ते हैं उसको, रूट को क्यों छोड़ रहे हैं? उस पर रहिए, जिम्मेदारी का निर्वाह करिए और नौकरी को रोजगार का पर्यायवाची मत मानिए। आप इतना सोच के देखिए, आप सुखी रहेंगे। बहुत बढ़िया सर। इस पेंडेमिक में नौकरी वाले लोग ही ज्यादा परेशान हैं, और जो गांधी का ग्राम स्वराज था वही सस्टेन किया। आपने गांधी को बोला, मैं घाघ को यहाँ पे बोलता हूँ, उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भीख निदान। प्लीज, उन्होंने कहा है तो ऐसे नहीं कहा होगा, उत्तम खेती मध्यम बान। मेरी प्रॉब्लम उस दिन से शुरू हुई है जिस दिन से हमने खेती को हीन भावना से शुरू किया है। एक व्यापारी जिसका कि 5 लाख का इनकम हो, या एक एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं, चला जाए तो डीएम उसको बैठा के चाय पिलाता है, लेकिन एक किसान अगर उसकी 10 लाख की इनकम हो, वो चला जाए, हाँ क्या काम है, चलो निकलो।
हमें आपको इस ट्रेंड को बदलना होगा, हमें अपने रूट से जुड़ना होगा, और जो हमारी मूल चीजें हैं, मूल से भटकेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे राहुल मंडल जी ने किए हैं। इसलिए मेरी बात को पॉजिटिवली समझिए और उस डायरेक्शन में बढ़िए, नौकरी को रोजगार का पर्यायवाची मत समझिए। एक बात राहुल, बहुत अच्छी बात हो रही है, यही सबसे सार्थक बात है। इसमें एक बात और जोड़ दूं बेटा कि देखिए, एक तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की जो मेरे मन में भी था कि नौकरी को रोजगार का मत समझे, और कृषि को सबसे बुनियादी क्षेत्र कहा जाता है अर्थव्यवस्था का, उस पर कभी भी उसको छोटा नहीं समझना, वो सबसे उत्तम। और आज के परिवेश में मैं तुमको राहुल एक बहुत सलाह दे रहा हूँ कि रोजगार के डाटा पर विश्वास मत करो। सरकार ने डाटा बंद कर दिया, मैं इकोनॉमिक्स के रूप में बोल रहा हूँ। और वैरायटी ऑफ वर्क्स, पिछले 5 वर्षों में जो रोजगार के प्रकार बदले हैं ना, वे पिछले 50 वर्षों में नहीं बदले हैं। ध्यान देना, रोजगार के प्रकार पर ध्यान दो। सर्विस सेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर नाउडेज। इकोनॉमी को कर रहा है, वही तुम्हें सृजित करेगा। इसलिए किसी भी काम को कभी भी, ये हमने वेस्टर्न से सीखा है, आपको बताते हैं। वेस्टर्न में लाख बुराई हो, दे ओबे एवरी वर्क, जो दुबे जी ने कहा है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। एक रिक्शा पुलर करो, उसको पैसा देते समय नमस्ते कर दोगे बुजुर्ग को ना, उसके भाव तुम जीत लोगे। वो रिक्शा वाला अगले दिन दुगना कमा के अपने परिवार को पालेगा बेटा। ये विदेशों में है। किसी भी काम को छोटा समझो, देखना हमारा देश बदल जाएगा। यूथ को तो बदलना है, हम लोग तो भाषण देने जाने वाले। गौतम जी के नेतृत्व में इसको लग जाइए। बहुत अच्छा। तो दीप रंजन काफी डिटेल में आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके। थैंक यू राहुल, थैंक यू, बहुत बहुत। वो अनूप सर, खेती के बारे में हमारी दादी कहती थी जी कि जब तक खाई डाल भर सोना, बिल्कुल, उससे ज्यादा खाएगा एक खेत का कोना। तो हमारे बुजुर्गों ने ऐसे नहीं कहा है। आज जो बाजार का कंसेप्ट है, हम लोग के यहाँ आपको पता ही है कि दादा हमारे कहते थे कि देखिए साहब, हमको तो बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाजार तो हम सिर्फ नमक और तेल के लिए जाते हैं। तो वो आत्मनिर्भरता अगर जो आ जाए उस तरह की, यहाँ तो सब लोग आत्मनिर्भर हैं किस पे? बाजार पे। जब बाजार पे आत्मनिर्भर रहेंगे तो क्या चाहिए, कैसे होगा? तो ठीक है, दीप रंजन चंपारण से जुड़े हुए हैं, अपना सीधा सीधा सवाल पूछें और उसके बाद से फिर देवांशी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। बहुत दूर दूर से जोड़ रहे हैं सर। कुमार, हेलो सर, मैं हाँ दीप रंजन जी बोलिए। बेतिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बेतिया का द्वितीय ईयर का छात्र हूँ सर। मेरा सवाल यही है, 2 सवाल है मेरा। एक तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं समाजवाद, जो पहला ही क्वेश्चन हमारे कलीग ने किया, हमारे मित्र ने, कि समाजवाद में ऊंच नीच का जो है भेदभाव बहुत कम होना चाहिए। दूसरा क्या कि जो जैसे हम लोग देखते हैं नेहरू का जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था पे चल रहा था, उसको एक विनिवेश के माध्यम से उसको एक जैसे निजी की ओर हम लोग जा रहे हैं। ठीक, उसको निजीकरण के जैसे निजीकरण हो रहा है, कहने का ये अर्थ। तो क्या हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था से दूर हटे जा रहे हैं जैसे अमेरिका का अर्थव्यवस्था है? दूसरा कि जैसे आपने बोल रहे थे कि इनोवेशन वगैरह, वैज्ञानिक मैंने जो भी खोजे वगैरह ज्यादातर शिक्षा में बजट जा रही है, लेकिन ऐसे हम देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में जहाँ 6% जो है शिक्षा में खर्च करने की बात हो रही, लेकिन अभी कुछ सांसदों ने सवाल उठाया भी था, अभी हम सर्च कर रहे थे, उसमें 6,000 करोड़ रुपया कम कर दिया गया है शिक्षा पे बजट। तो क्या सर ये सरकार जो है ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि बोला कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है, कुछ तो कारण होगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दीप रंजन जी। इस पर मैं जवाब इसलिए देना चाह रहा हूँ कि पहले तो आप चंपारण के हैं, तो आपको पहले सैल्यूट है, क्योंकि गांधी से चंपारण का कोई व्यक्ति जुड़ता है तो हम लोग को वैसे ही आज गर्वान्वित हो गए।
तो आपको सैल्यूट है हमारी तरफ से, काशी से, इन चंपारण की उस धरती से आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न उठाया है, गांधी के मूल भावनाओं से जुड़ा उठाया। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जो दो मुद्दे उठाए हैं वो बहुत ही समसामयिक और बहुत ही सरकार के हित में वो मुद्दा है। मैं दूसरे वाले मुद्दे का पहले जवाब दूंगा, तो पहले वाले का जवाब दूंगा, क्योंकि पहले वाले को मुझे थोड़ा नीतिगत बनाना होगा। जो शिक्षा में परसेंटेज है और स्वास्थ्य में जो परसेंटेज है, वो बहुत दिनों से भारत एक लिगेसी को लिए चला रहा है, बोझ को नहीं हो पा रहा है। उसका वजह हमने आपको यही बताया ना कि हमारे आय कंस्ट्रेंट बहुत सीमित है, लिमिटेड है, जनसंख्या बहुत हमारे यहाँ है। तो पूरी जनसंख्या के लिए एक साथ न शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ये तो समझ लीजिए। 6% होना ही चाहिए और स्वास्थ्य पर 3% कम से कम होना ही चाहिए। ये आदर्श व्यवस्था है जीडीपी का। लेकिन इस बार देखिए पैंडेमिक की वजह से 1.8 ही तक हेल्थ पहुंचा है, जबकि कहा जा रहा है कि 173% ग्रोथ है। ऐसा नहीं है, धीमा ही ग्रोथ है, सब जोड़ के बताया गया है। लेकिन हम उस रास्ते पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं, इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारी आय के कंस्ट्रेंट है। तो वो भी कम है। शिक्षा में जो आप कह रहे हैं कि 6% से बहुत पीछे हैं, वजह यह है कि सरकार अब जो हमने ये कहा, इसको बहुत ध्यान से सुनेगा, इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा। मैं इसको कोई सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं सरकारी पक्ष में बोल रहा हूँ। सरकार ये चाहती है कि तो हमारे देश के जो इनइक्वालिटी की बात है, जो यहाँ पर रिसोर्सफुल लोग हैं, शिक्षा के दायित्व को निर्वहन करते हुए वे भी दिखाई पड़े। तो बजट सरकार का होना, मिसमैनेजमेंट ऑफ बजट हुआ है आज तक 50 वर्षों में। इसको ध्यान दीजिएगा कि सरकारें बजट तो बनाती हैं और हमारे यूनिवर्सिटी से लाखों करोड़ रुपए वापस जाता है। सरकार बजट तो बनाती है, स्कूल की बिल्डिंग बन जाती है, बच्चे का प्रवेश नहीं हो पाता है। सरकार बजट तो बनाती है, लेकिन टीचर, गुणवत्ता वाले टीचर नहीं मिलते हैं। एक महिला टीचर 20-20 लोगों की सैलरी लेते हुए पड़ी थी पिछले वर्षों, आप देखे होंगे, पत्रकार जगत के हैं। ऐसी व्यवस्था से सरकार अपने को मुक्त करते हुए दिखाई पड़ना चाहती है। तो नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक साझा शिक्षा हमारा और आपका सबका एक बहुत जरूरी आवश्यक अंग है। सरकार के बजट पर शिक्षा अगर होगा तो फिर स्थिति वही होगी जो आज तक हुआ है। इसलिए शिक्षा पर बजट 6% होना चाहिए, ये बात सच है, हम आपके इस बात को बिल्कुल नहीं काट रहे। लेकिन अभी भी सरकार 6% नहीं खर्च कर सकती। इस रियलिटी को भी पहचानिए और ये मानिए कि जो पब्लिक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें अभी इसके पहले लड़के ने पूछा है, तो हम कैसे शिक्षा के माध्यम से जुड़ के सरकार के साथ मिलकर कानून को लेते हुए हम कैसे शिक्षा में प्रवेश करें, ताकि शिक्षा लाभ का नहीं, लोभ का नहीं, बल्कि कल्याण का एक क्षेत्र बनके तब उसमें रोजगार का सृजन हो, तो वो तभी हो पाएगा। ये और दूसरे आपने जो बोला मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये बात आपने सही कहा। ये क्यों हुआ? क्योंकि गांधी के रास्ते से नेहरू भटके थे। वही राइट टाइम था जब हम गांधी की बात मान लेते। और गांधी ने स्वतंत्रता पहले ही तय किया था, मिलने वाला था कि भाई हम ऐसे किसी व्यवस्था में नहीं जुड़ना चाहते, क्योंकि आने वाले समय में ये लोग वैसे ही राज करेंगे जैसे ब्रिटिश करते थे। गांधी दुखी थे और नेहरू बिग पुश मॉडल, मालनोबिस मॉडल, बड़े उद्योग का मॉडल लाना चाहते थे। गांधी उसी समय कहते ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, कुटीर उद्योग, मनुष्यों की पहचान। गांधी के उस रास्ते को जब छोड़ के उसी वक्त हम लोगों ने जब चयन किया, वही रास्ता गलत था। इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था भी वही था कि हम दोनों की अच्छाई लेंगे, कैपिटलिस्ट की भी अच्छाई और सोशलिस्ट की भी अच्छाई। लेकिन आप सोचिए, आप ऐसा होता है क्या कि दोनों की अच्छाई लेंगे, दोनों की बुराई ना आवे? इसलिए हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था में अच्छाई के साथ बुराई दोनों की ज्यादा आ गई। और उस बुराई का परिणाम ये हुआ कि 1991 में लिबरलाइजेशन का दौर आया। वो लिबरलाइजेशन का दौर क्या, वो लिबरलाइजेशन का दौर जो है, उस लिबरलाइजेशन का दौर जो है वो पूरे दुनिया की परिस्थिति से बदला। इसलिए हम लोग
पूंजीवादी जाल में फंस गए। आप सही कह रहे हो, देयर इज नो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मानिए कि अभी बाजार अर्थव्यवस्था पर है, लेकिन उस बाजार अर्थव्यवस्था में वोकल फॉर लोकल या आत्मनिर्भर शब्द का आना, उसको आप अपने पक्ष में कैसे ले सकते हैं, इस पर काम करने का मेरा बस यही निवेदन है कि आपका प्रश्न सही है, विश्व से कट नहीं सकते हैं, इसलिए हमको विश्व को अपने कलेवर में बदलने के लिए अपने को सक्षम बनना होगा, ताकि हम निर्यातोन्मुख देश बन सकें और उन पर हमारी निर्भरता कम हो सके। स्वदेशी आत्मनिर्भरता जो है कि अपने को स्वराज के तरफ ले जाएगी, दीप रंजन। और आप देखेंगे कि उषा हमारे पटनायक का स्टेटस लगाए हुए थे। अनूप सर आपसे बोलना चाहेंगे कि हम स्टेटस लगाए हुए थे कि अनूप सर हमारे गांधी की पाठशाला में आ रहे हैं, तो ये लोग भी बीएचयू से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि अनूप सर को कौन नहीं जानता है। तो सुनने की उत्सुकता हमारी बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि वे परिपक्ष में जो है कि इकोनॉमिक्स से नहीं थे, लेकिन वे थे ज्योग्राफी ऑनर्स। जी तब उनकी उत्सुकता जो है कुछ देर जुड़े हुए भी थे। ठीक, तो हमारी और बढ़ गई कि अरे वाह, ये तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है और वे जुड़ रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। दीप रंजन, मैं बता दूं आपको कि उषा पटनायक का कुछ दिन पहले एक रिसर्च पेपर आया कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का प्रयास कर रहे हैं, और हम गुलाम भारत में जब कि अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय अंग्रेज यहाँ से सामान ले जाकर के विदेशों में बेच दिया, और वो पैसा वहां से इंग्लैंड लेके चले गए, और भारत के ही पैसे से भारत को के व्यापारियों को और मजदूरों को उससे पेमेंट कर दिया। वो पैसा थोड़ा मोड़ा नहीं है। वो वैसे तो $45 ट्रिलियन या $10 ट्रिलियन के आसपास उसका वो है। तो आप सोचिए कि हम वो जो आत्मनिर्भरता थी हमारी, वो कितनी समृद्ध थी, और आज अगर जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही, तो क्या पता कि इसी बहाने हम अपने स्वराज की तरफ लौट जाएं, गांधीयन इकोनॉमी की तरफ लौट जाएं, हर हाथ को रोजगार मिल जाए। अनूप सर, मैं हाँ गौतम जी इनका शिक्षा बोलिए। वाला क्वेश्चन था, उसमें बहुत ही लाइट मोड में मैं ये चीज कहूंगा, हालांकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, शिक्षा जगत में नहीं हूँ, लेकिन एक लाइट मोड में कहूंगा कि विद्या ऐसी चीज है जो स्कूल में जाके पढ़ने से ही नहीं मिलेगी। मैं आज ही एग्जाम्पल दूंगा, जो आपने 1-1.5-2 घंटे का आज प्रोग्राम किया, इसमें क्या लोगों को विद्या, नॉलेज, ज्ञान और जानकारियां नहीं मिली? तो क्या ये हम प्रयास नहीं कर सकते हैं? नहीं, इसमें हंसने में बहुत सीरियस मोड में सोचने की बात है। आज मैं असमर्थ था, मैंने आपको कहा तक नहीं बोली, कहीं अपॉइंटमेंट है, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन फिर मुझे यही लगा कि नहीं, जब स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है यार, ये हमारी समाज की तरफ जिम्मेदारी है, मैं जुड़ूं, थोड़ा उनको कुछ दूं। ठीक है, मैं शिक्षक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, प्योर प्रोफेशनल हूँ, लेकिन यही मेरा एक कहना है कि आज आपने जो ये प्रयास किया, हम सारे लोग ये अगर ये प्रयास करते रहे, तो शिक्षा के लिए किसी स्कूल और की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ओह सर, मेरा एक सवाल है। हाँ, मधु बोलो। एक छोटा सा सवाल है सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की फाइनल ईयर की छात्रा हूँ सर। जैसे आपने शुरू में ही कहा सर कि लोग मतलब जॉब की ओर, मतलब जॉब के ऊपर, जॉब के लिए मतलब ये ना सोचे कि हमें जॉब करना है, उनको खुद अपना काम करना चाहिए और लोगों को भी काम देना चाहिए। अगर हम खुद अपना काम करते हैं तो खुद तो पैसे अर्जित करते ही हैं और दूसरों को भी सक्षम बनाते हैं कि वो भी पैसे अर्जित कर सके, अपने साथ साथ कई लोगों को रोजगार देते हैं सर। इसी उद्देश्य से भारत में सर स्किल इंडिया जो पॉलिसी जो मतलब आई थी, इसी उद्देश्य से आई थी। बिल्कुल। लेकिन सर सरकार की तरफ से सर बहुत सारी पॉलिसी बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती है सर, योजनाएं भी आती है, बजट भी होता है। लेकिन सर ये जो बजट होता है सर, जिस चीज के लिए खर्च होना होता है सर, वो बजट उस चीज पे खर्च नहीं किया जाता है सर, बीच में जो लोग होते हैं वो खा जाते हैं। सरकार से सर जो कॉन्ट्रैक्ट पे सर जो ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते हैं कौशल विकास योजना का,
वो लोग सर आपस में मिल बांट के खा जाते हैं। ये मेरा सर आंखों देखा मतलब ये तो आंखों देखा सब चीज है। मैं वो भी सर ब्यूरो कौशल विकास योजना में वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए वहां पे गई थी, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं मिले और प्रॉपर टीचर भी नहीं थे वहां सिखाने के लिए। कुछ सही लोगों है, को मिले बिल्कुल भी सर, तो वो फ्रॉड सही तरह से वो सर्टिफिकेट्स उनको नहीं मिले, वो फ्रॉड तरीके से दिया गया है। इसके लिए मैं डीसी से सर मिली। बेसिकली मैं झारखंड से हूँ, जमशेदपुर से। तो डीसी से भी मिली, तो डीसी ने भी मतलब वो लोग भी पैसे खाए हुए थे, ट्रेनिंग सेंटर से मिले जुले ही थे। फिर मैं वहाँ के जो सीएम है रघुवर दास जी हैं, तो उनसे भी सर मिली। लेकिन उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया, तो मैं इधर आ गई। 6 महीने से अनूप परेशान थी। अनूप जी ने और पहले ही कहा कि वो ब्यूरोक्रेसी में इकोनॉमी फंस के रह जाती नहीं, है। देखिए तो सुभाष सर जी, ये सुभाष शिकायत जी, सर कैसे, हाँ ये सर मधु शिकायत हम किससे करी फिर? और मधु फिर मधु ये हम करप्शन आपके कम मधु कैसे होएगा फिर? मधु जी, हम आपकी बात समझ गए। बहुत ही देखिए, इस बोर्ड का यही बेहतरीन पक्ष है सुभाष जी ने किया है कि देखिए आप उन चीजों को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जो मीडिया का चीज है। आप तो स्टूडेंट उसी की है ना, तो देखिए आपने व्यवहारिक पक्ष को कितने अच्छे से कुरेदा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, है ना। अब देखिए ये मैं जो कह रहा था कि सरकार की योजना तो खराब नहीं हुई, आपने वो संस्था और उस व्यक्ति को ये बुराइयों को उजागर किया। तो अब यही एक दायित्व का बोध होना चाहिए। देखिए योजना तो खराब नहीं हुई, आपने स्वयं स्वीकार किया कि अगर ये होता तो मैं ये कर लेती। लेकिन यही बात मैं कहना चाहता कि सरकार के भरोसे रहने का वक्त गुजर गया, इसलिए तो हमारा देश इतना करप्ट हो चुका था। आप जानते हैं कि करप्शन इंडेक्स में क्या भारत था, आज भी है, लेकिन धीरे धीरे हटेगा, क्योंकि हमारे रक्त में भ्रष्टाचार घुसा हुआ, बहुत मुश्किल से निकाला जाएगा, वैक्सीन से नहीं निकल पाएगा। तो ये आचरण में सुधार होगा। जो तुम कह रही हो मधु, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। हमारे यहाँ के मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम हमारे शिक्षक को लेना उचित नहीं है, लेकिन पिछले वाले सरकार में वो स्किल डेवलपमेंट के मंत्री थे, उनको टारगेट दिया गया था, इसीलिए उनका चयन हुआ था, लेकिन नहीं कर पाए। मालूम है सर पूरे इंडिया में चला था ये, हर एक पूरे इंडिया में स्टेट वाइज चलाया गया था। पर जो सिर्फ मेट्रो सिटी है, बड़ी बड़ी सिटी है, वहां तो सही से चलाया गया, लेकिन जो छोटे छोटे शहर है ना, जहाँ पे लोग उतने अवेयर नहीं है, भोले भाले, वहां पे इस तरह से घपला कर लिया गया। तो वही कह रहे हैं ना कि उनको टारगेट दिया गया था, उस टारगेट से बहुत नीचे रह गए। यही प्रश्न जो तुम्हारा है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट जब फेल्योर हुआ तो उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। ये प्रधानमंत्री का बहुत ही फेवरेट मंत्रालय है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये इतना अलार्मिंग और इतना इनोवेटिव मंत्रालय है कि जब तक इसमें यूथ नहीं जोड़ेंगे हमारे देश का नेतृत्व, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में नहीं आएगा, तब तक इतना बेहतरीन योजना वास्तव में ऐसे ही होगा जैसे तुम कह रही हो। क्योंकि ये वास्तव में लोगों को स्किल बनाने की योजना है, वास्तव में तुम्हारे हाथ में कैपिटल मुद्रा के थ्रू आवे इसकी योजनाएं हैं। वास्तव में तुम स्टैंड अप हो। ये योजनाओं के साथ अगर कोई करप्शन करता है, किसी के मन में अगर भाव खराब होता है, तब समझो कि देश में जो मैं कह रहा था, कैसे हम परिवर्तन की बात शिक्षक कैसे करेगा? दायित्व तो हमारा तुम्हारा उनका मिलके है ना। तो इसलिए सरकार का तुम्हारा मैसेज पहुंचना चाहिए कि भाई इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट यूथ चिंतित है, यूथ को स्किल डेवलपमेंट का वो। सर इसके बारे में सर कोई छापना तक नहीं चाह रहा था। दैनिक भास्कर वाले को मैंने बुलाया था, तो उन्होंने सर ऑनलाइन तो ई पेपर में तो हम लोग के बारे में छापा, लेकिन पेपर में वो प्रिंट में नहीं दिया। का क्षेत्र है ये, मेरा क्षेत्र है कि छापना नहीं छापना। उसके मतलब बता रही हूँ सर की प्रॉब्लम, ना डीसी सुन रहे थे, ना कोई अखबार वाले छापना चाह रहे थे, कोई नहीं सुनना चाह रहा था। वो सब एक दूसरे का चेन है, ब्यूरोक्रेसी से मिला हुआ है। लेकिन उसके लिए जो है कि हमारे बीच राजीव वर्मा जी हैं, उनका डिपार्टमेंट वो मानवीय मूल्य पे वो शुरू कर रहा है एक कोर्स। मेरा रिक्वेस्ट है सर गौतम जी, मैं इस बच्ची को जिज्ञासा शांत हो, मेरा मजा नहीं दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है मधु, आप बात सही कर रही हैं। देखिए ये दायित्व बहुत समझिए, वो नहीं करना चाहता है, वो नहीं कर रहे हैं, बीच में मधु खड़ी है। मधु क्या करे इस पर विचार करो। मधु क्या करे, कैसे सीधे तौर पर उस प्लेटफॉर्म को खोजे, ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है जहां सीधे मधु इस बात को प्रेषित कर दे
खोजिए, आपका काम है ये। अनूप मिश्रा सर और सुभाष गौतम का काम नहीं है कि आप उस प्लेटफॉर्म को खोजिए, संघर्ष कीजिए, आप हारिए मत, लेकिन वहां पर अपनी शिकायत को उस जेन्युइन पोर्टल पर डाल तो दीजिए। नहीं होता है तो उस पर बहस दोबारा किया जाएगा। लेकिन तो सर इसके लिए तो सर यही हो सकता है कि हम सोशल मीडिया पे इसको उठा सकते हैं, और तो कोई अभी है नहीं कुछ भी। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं है मधु, तमाम ग्रीवेंसेस से वहां उठाइए। जैसे आप जिस तरह की समस्या बता रही हैं, इसी तरह की समस्या गांधी के साथ हुई थी, और गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था, और गांधी ने पोस्टकार्ड लिख के चंपारण आंदोलन खड़ा कर दिया है। और वहां भी साउथ अमेरिका में भी उन्होंने कितना बड़ा गिरमिटिया आंदोलन खड़ा कर दिया पोस्टकार्ड लिख के। तो आप तो लिखी पढ़ी हैं, तो आप पोस्टकार्ड लिख के चाहे एक सत्याग्रह के माध्यम से तो आप अपनी बात सरकार को मनवा सकती हैं। सत्याग्रह में हालांकि वो इतनी लोग ट्रेनिंग ताकत सेंटर वाले डर गए थे, वो तो मुझे कह रहे थे कि तुम एक ट्रेनिंग सेंटर में एज ए टीचर जो तुम सीख जाओगी, तुम्हारे लिए स्पेशल से टीचर रख देते हैं, सिखवा देते हैं, ताकि हम ना शिकायत ना करें। क्योंकि मेरे पीछे 60-70 आदिवासी लोग भी थे, वहां पे ट्राइबल्स लोग भी थे जो मेरे पीछे पीछे थे, उन लोगों को भी सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं मिला था। तो बहुत जोर शोर से मैंने इस चीज को उठाया था, 2 महीने तक परेशान कर दिया था उन लोगों को मैंने। उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पे आ गई। तो ये यूथ चेंज हो रहा है ना, ये तो पॉजिटिव एटीट्यूड तुम दिखा रहे हो, यही तो हम लोग चाह रहे हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा, गुड। लेकिन आप इसी तरह से सर और भी बहुत सारी बातें करनी है सर, तो आपका सर कांटेक्ट नंबर या ईमेल आईडी सर, जो भी कांटेक्ट करने का साधन हो, आप सुभाष जी से आप ले लीजिएगा, जरूर मैं दे दूंगा मधु। अब बहुत समय हो गया, और थैंक यू सर। मैं सीधे जो है कि देवांशी से कहूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन करें देवांशी। और बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबको भी है, बहुत बहुत धन्यवाद दुबे सर। तो आज्ञा है सुभाष जी? जी 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 सर जी। और मेरी तरफ से आखिरी शब्द है, यकीन मानिए ये बहुत अच्छा वेबिनार हुआ है। हाँ ये अगस्त से चल रहा है। यूथ के मन में कोई बात हो, इसका मतलब यूथ सोच रहा है। ये मुझे आपने बहुत एहसान किया मेरे ऊपर, मतलब जनरली मैं एकेडमिक देता हूँ, मन भरता नहीं है। अब यहाँ देखिए बच्चों में जिज्ञासा थी, बच्चे पूछ रहे थे और जानना चाह रहे थे। यही चाहिए हमको, यूथ के उस जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखना पड़ेगा। तो बहुत बहुत आपको बहुत बहुत अच्छा है कि आप सुंदर कार्यक्रम, सारी टीम को बधाई मेरी तरफ से। नमस्कार गौतम जी, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।